हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो डिजिटल मार्केटिंग का मैंने सेटअप जो किया हुआ है, लगभग 3 है या 5वां सेशन है। तो 5 हफ्ते आप कह सकते हो गए हैं। तो आज हम पहुँचे हैं डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट करके फिर ओवरव्यू से, फिर हमने ऑन पेजेस शुरू किया, फिर ऑफ पेजेस शुरू किया, फिर 5 गूगल टूल किए। और आज हम कर रहे हैं गूगल सर्च रैंकिंग के जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में अपना फिफ्थ लाइव स्ट्रीमिंग सेशन। तो एक बार मैं जस्ट कंफर्म कर दूं कि चीज़ें चल पड़ी हैं। हाँ, ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हमारा जो मेन स्ट्रीमलाइनिंग रहेगी सेशन की जो इंडेक्स है वो ये है कि पहले हम तो कुछ यार इसके जो गूगल के सिर्फ रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं उनके बारे बात करेंगे। ये 10 कैटेगरी बना रखी है, वो अगले स्लाइड पे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। और फिर जो उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और ऐसे करके फिर कुछ जनरल फैक्ट्स पढ़ेंगे एंड दैट्स इट। फिर हम उसका रैप अप कर देंगे आज के सेशन का। तो ये है वो जो 10 फैक्टर्स की जो 204 फैक्टर्स की जो 10 कैटेगरीज हैं जिनके तहत ये गूगल के ऊपर आपका वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है या आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है या आपकी वीडियो वगैरह कुछ भी जो ऑनलाइन प्रोडक्ट है, आपका वेब प्रोडक्ट जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा है। आपकी वेबसाइट हो सकती है, कोई ऐप, तो आपकी कोई ऐप हो सकती है। उनका जो रैंकिंग जब चलता है पूरा, तो वो कौन से फैक्टर्स के ज़रिए उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो किन प्रभावों और किन खासियतों की वजह से वो यहाँ इसकी गूगल के अंदर आपको टॉप रैंकिंग पे दिखता है, या आपको वो वहाँ पे लेके जाना है तो आप उसको ले जाने के लिए वहाँ पे क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या करनी होती हैं, या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं करनी होती। वो सारी यहाँ पे इन 10 कैटेगरीज़ के अंदर अलग-अलग तरीके से इनके अंदर आगे मैंने इनका ज़िक्र किया हुआ है। तो एक पे करके इन सबको देखेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। सबसे पहले डोमेन लेवल जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो डोमेन जो होता है, जो आप थोड़ा बहुत भी वेबसाइट के बारे में जानकार हैं, वो जानते हैं कि जो यूआरएल होता है, यूआरएल के अंदर जो www.com से स्टार्ट होके और www.com abc www.abc.com, ये जो पूरा होता है ये डोमेन होता है। और इसके अंदर फिर सब डोमेन होते हैं। तो ये जो डोमेन और सब डोमेन के जो फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे 10 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी रैंकिंग को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे एज का फैक्टर है, इसके बारे में कई बार सवाल आते हैं कि एज का कौन फैक्टर क्या मैटर करता है कि आपका डोमेन नया है या पुराना है। एज सच जैसे गूगल के हैं ये मेथड्स हैं जो गूगल सुपरवाइजर है वहाँ पे इसमें डिजिटल में। तो उनका कहना है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता कि डोमेन 6 महीने पुराना है या 1 साल पुराना है या उससे ही पुराना है, तो वो मैटर नहीं करता जैसा। हाँ, आगे उसके बाद वो ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन की ड्यूरेशन जरूर मैटर करती है। ड्यूरेशन ये मैटर करती है कि अगर आपने आपने डोमेन की जो सब्सक्रिप्शन है वो 1-1 साल के लिए है, आप हर साल उसको आगे के लिए रिन्यू करवाते हैं, या आप एक के साथ 5 या 10 साल का उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ये चीज़ मैटर करती है गूगल के लिए कि आपका जो डोमेन है वो कितना लंबा रजिस्टर करवा रखा है आपने। उसके बाद डोमेन हिस्ट्री है। डोमेन हिस्ट्री में बस ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे गूगल की तरफ से। पता लगा कि उसकी वजह से आपका जो डोमेन है वो ब्लॉक हो गया, या फिर ये ध्यान रखें कि कोई अगर आप नया डोमेन ले रहे हैं तो नए की तो ज़्यादा चिंता करनी नहीं है, लेकिन अगर आप पुराना डोमेन कोई खरीद रहे हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग है और कोई पुरानी साइट आप खरीद रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री चेक करते वक्त ये कुछ ऐसी चीज़ें भी चेक कर लें कि उनको कभी पास्ट में, भूतकाल में गूगल की तरफ से कोई पेनल्टी तो नहीं लगी। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि एक हुईज डॉट कॉम की वेबसाइट होती है जहाँ पे लगभग हर एक वेबसाइट को अपनी जो रजिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन होती है, डोमेन रजिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिक करनी होती है। इसके अंदर जब आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आप ये चीज़ मेक श्योर करें कि आपने वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही डाली है और पूरी जानकारी के साथ डाली है, और इसको पब्लिक करें, प्राइवेट ना रखें। और अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल यानी कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और
वो आपके एक ही एड्रेस वगैरह पे, आपके एक ही ईमेल आईडी वगैरह से रजिस्टर्ड हैं, तो अगर उनमें से आपकी एक ही वेबसाइट अगर किसी भी तरीके की पेनल्टी को फेस करती है, तो उसका असर बाकी चीज़ों पर पड़ता है। गूगल उनको भी फिर आपको बारीक ऑब्जर्वेशन में रखता है। तो ये पॉइंट यहाँ इसलिए ज़रूरी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी सही भी होनी चाहिए और आपको पेनल्टी से भी बचना है। और कंट्री कोड जो होता है, जो कंट्री इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन TLD, जो कंट्री कोड वेबसाइट के साथ होता है। जैसे वेबसाइट के अंदर में आप कई बार नोट करेंगे कि कई वेबसाइटों के पीछे जो नाम होता है उसमें .com लिखा होता है, कई में .in लिखा होता है, कई में .co.in लिखा होता है, कई में .uk.us वगैरह .fr वगैरह लिखा होता है। तो ये मैटर करता है, अगर आप ग्लोबली आपका बिजनेस है या आपकी वेबसाइट को आप ग्लोबली उसकी रीच करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप .com ही लें। .com नहीं है तो .org ले लें, .net ले लें, या ऐसे ही जो भी पॉसिबल अदर ऐसे जो ये कोड हैं कंट्री जो TLD कोड है, ये आप ट्राई करें ग्लोबल लेवल पे। कंट्री लेवल वालों का फ़ायदा होता है उस मार्केट में स्पेसिफिक में, जहाँ अगर आपकी क्वेरी किसी भी क्वेरी के ऊपर आपकी वेबसाइट दिखाई गई है, तो वहाँ पे वो उसको बेनिफिट मिलता है। तो ये तो था डोमेन की जो डेमोग्राफिक आप कह सकते हो, उसको मैंने इसका नाम डोमेन डेमोग्राफिक्स दिया है। डेमोग्राफिक्स इसलिए क्योंकि जो एक आदमी होता है उसकी भी एक डेमोग्राफी होती है, एज के फैक्टर होते हैं, एक इंसान की एज होती है। उसके बाद का वीकेंड जो भी एक और भी वही कौन से एरिया से है, वो उसकी जोग्राफिकल रिलेवेंस क्या है, लोकेशन क्या है आदमी की, इंसान की, जैसे उसकी वो सारे डेमोक्रेटिक सॉरी डेमोग्राफिक जो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ही एक डोमेन की भी, वेबसाइट के भी डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। तो वो ये वाले हैं जो मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं 6 के अंदर। अब बात आती है कि जो डोमेन होता है उसके अंदर कीवर्ड्स की क्या रोल रहता है। कीवर्ड का मेन यही है कि आपके डोमेन के नाम में अगर फर्स्ट जो कीवर्ड है वो अगर, जैसे दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, अगर उसमें डोमेन के नाम में पहला जो वर्ड है वो ही अगर आपका कीवर्ड है, तो ये मैटर करता है। ये आपको बेनिफिट लाभ जो है वो दिलवा देगा रैंकिंग के अंदर। लेकिन इन जनरल आपको कहीं आगे पीछे बीच में रखेंगे कहीं, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। सब डोमेन में जो कीवर्ड्स हैं वो मैटर करते हैं आपके बिजनेस के। ये मोज की स्टडी है, मोज की स्टडी कहती है कि हाँ ये मैटर करता है, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में एक जंप, एक उछाल दिलवा सकता है। एग्जैक्ट मैच डोमेन जो होते हैं ये रिस्की मामला है इनका। कई बार ये आपको स्टार भी बना सकते हैं और कई बार ये आपको बेकार भी बना सकते हैं। तो आपको इनके साथ अगर खेलना भी है, तो ये एग्जैक्ट मैच से मतलब ये है कि मान लो आपका बिजनेस मार्केटिंग का है और मार्केटिंग में आपने वेबसाइट भी www.marketing.com ही बना दी, तो उसका आपको ये तो बेनिफिट होगा कि मार्केटिंग में जो आपको ढूंढेगा वो तो ढूंढ लेगा, लेकिन मार्केटिंग से बाहर के जो फील्ड है वहाँ आपकी वेबसाइट की सर्च जो है वो रीच जो है कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऑप्शन यही है कि ऑब्वियसली आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चीज़ रखनी है, लेकिन अगर आपने उसकी ग्लोबल अप्रोच बनानी है तो फिर आपको जो जरूरत है वो जो कीवर्ड भी हैं वो उसी हिसाब से आपको डोमेन नेम के साथ आपको वो चूज करने होंगे। तो ये हैं सारे के सारे 10 फैक्टर्स जो डोमेन लेवल जब आपका रहता है वेबसाइट का, आप नया बना रहे हो या पुराना खरीद रहे हो, तो उसमें आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मेंटेन करनी पड़ती हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये आगे हैं टेक्निकल फैक्टर्स हैं ये, जो कि एक पेज के लेवल पे हैं। वेबसाइट का पेज हो सकता है, ब्लॉग का हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन का हो सकता है, एक सिंगल वीडियो हो सकती है। उसके हिसाब से इसमें 3 कैटेगरी है। सब कैटेगरी आप कह सकते हो। मेटा टाइप फैक्टर्स की कैटेगरी है, पेज स्पीड की कैटेगरी है, और पेज यूआरएल और उसकी ऑथेंटिसिटी की कैटेगरी है, अथॉरिटी की कैटेगरी। तो जो पहली कैटेगरी है मेटा टेक्स्ट की, मेटा टेक्स्ट के बारे में जब हमने एसईओ किया था ऑन पेज वाला टेक्निकल एसईओ, आपको याद हो जो भी मेरे पिछले वाले सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमने इनके बारे में बात की थी। टाइटल टैग है, डिस्क्रिप्शन टैग है, H1 to H6 जो टैग होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं वो हैं, और ये सारे के सारे जो कीवर्ड टैग है ये होते हैं मेटा टैग। इन टैग के अंदर पहले तो बात यह है कि कीवर्ड जो है, पहला जो पॉइंट बोलता है कि भाई अगर टाइटल टैग में कीवर्ड है तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, क्वालिटी वाइज पड़ता है, रैंकिंग वाइज नहीं पड़ता।
वो आपकी क्वालिटी दिखाता है, सोफिस्टिकेशन दिखाता है, यानी कि आपकी जो गहनता है, आपकी जो एक गूढ़ता है आपके फील्ड में, आपकी जानकारी में, वो दर्शाता है कि आपने अच्छा रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन रैंकिंग में इतना इसका इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। गूगल टैग स्टार्ट जो है उसके अंदर टाइटल टैग जो है वो आपका अगर कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हाँ, ये इम्पैक्ट डालता है, ये प्रभाव डालता है। बोर्ड की स्टडी के हिसाब से ये चीज़ प्रभाव डालती है। अगर जो टाइटल टैग आपका है मेटा टैगिंग में, उसमें अगर स्टार्टिंग में कीवर्ड है तो प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसमें आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो बात है, ये यहाँ पे हमने डोमेन में भी बात की थी। डोमेन के बीच में या अंत में कीवर्ड है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर शुरुआत में कीवर्ड है तो वो असर डालता है। वही सेम फैक्टर इसके अंदर भी मैटर करता है, टाइटल टैग के अंदर भी। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर टैग है तो डिस्क्रिप्शन का जो टैग है उसमें अगर कीवर्ड है तो वो क्या, उसका क्या प्रभाव रहेगा। उसका प्रभाव इतना नहीं रहेगा। इसने जो बताया है कि रैंकिंग पे ज़्यादा वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन आपको वो एक अच्छी सीटीआर दिलवा सकता है। क्योंकि जब भी गूगल के अंदर कोई भी रिजल्ट का सनीपेट आएगा, मतलब उसका जो खाका आता है, जो एक नमूना आता है वहाँ पे, उसके अंदर टाइटल होता है, दो एक लाइन की डिस्क्रिप्शन होती है। जो वो दो एक लाइन की डिस्क्रिप्शन होती है वो डिस्क्रिप्शन टैग से ही आती है, जो यहाँ पे तीसरे नंबर का पॉइंट है ये। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ही लोग आपके पेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी सीटीआर यानी कि क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्शन टैग ज़रूरी है, लेकिन रैंकिंग के लिए ये मैटर नहीं करता। इसको गूगल पहले इसको कंसिडर करता था, लेकिन आजकल इसको गूगल रैंकिंग के लिए फैक्टर में काउंट नहीं करता। अगला पॉइंट है कि कीवर्ड जो अपीयर्स हैं, जो इसके अंदर होते हैं हेडिंग के अंदर, जो अगला टैग आता है हेडिंग का, उसमें टाइटल टैग में अगर कीवर्ड है तो वो आपकी सेकेंडरी रेलेवेंसी का सिग्नल देता है, और ये मैटर करता है। तो सेकंड टाइटल टैग की तरह ही होता है जो एच वन टैग होता है, इसलिए ये जरूरी रहता है। आगे है अपना एच टू या एच थ्री के जो टैग हैं, इनमें है तो एक थोड़ा सा गूगलर है कोई, ये जो है जॉन मूलर है, ये कहते हैं कि थोड़ा सा तो मैटर करता है, ज़्यादा मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद है टी एफ आई डी एफ, ये है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपकी टर्म, कोई भी आपके पेज का जो टाइटल है, उसके जो टर्म्स हैं, उसके जो कीवर्ड्स हैं, वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कौन से एक दो चार पांच कीवर्ड्स को सबसे ज़्यादा डिफाइन करता है। यानी कि आपको पढ़ने के बाद उसमें जो वर्ड्स नज़र आते हैं उनके हिसाब से आप उस पूरे आर्टिकल को, पूरे पेज को कौन से कीवर्ड से जोड़ करके ज़्यादा देखते हैं, देख सकते हो। वो जो कीवर्ड होते हैं उनकी जो एक रेलेवेंसी रहती है आपके डॉक्यूमेंट के साथ, उसके बारे में ये ज़रूर नोट करता है गूगल कि ये कौन से कीवर्ड्स के लिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो वो चीज़ का जो एक एल्गोरिदम होता है उसको टी एफ आई डी एफ बोलते हैं। तो ये टी एफ आई डी एफ एल्गोरिदम के तहत गूगल ये जान लेता है कि ये जो मेरे पास नया पेज या आर्टिकल इंडेक्स हुआ है, ये मेरे किस वर्ड्स में जो काम आएगा। यानी जब जो यूजर्स हैं वो जब कुछ भी सर्च करते हुए मेरी साइट पे आएंगे तो वो कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आएंगे, और उनको अगर मुझे ये पेज दिखाना है तो मेरे लिए कितना वैल्यूएबल पेज है। ऐसी जो स्टडी है गूगल जो है वो पी एफ आई डी एफ जो एल्गोरिदम होता है उसके अकॉर्डिंग वो करता है। अब आगे बात है एल एस आई जो कीवर्ड होते हैं, टाइटल में भी होते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी के लिए गूगल को सिग्नल देते हैं आपकी रैंकिंग बढ़ाने में। एल एस आई कीवर्ड वही होते हैं, लेटेंट सीमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड बोलते हैं इनको। यानी कि सीमेंट पर्यायवाची शब्द आप बोल लो हिंदी में। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो एक शब्द के इर्द गिर्द उन पर्यायवाची शब्दों का जो प्रयोग होता है वो आपके जो टॉपिक है, आपका जो टॉपिक है उसको एक गूढ़ता देता है, एक उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ा देता है। वो ये दिखा देता है कि हाँ, इस टॉपिक के अंदर बहुत दम है, इसको मुझे ऊपर लेना होगा जब भी इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स की रिसर्च आएगी किसी भी यूजर की। तो दैट वे ये 7 पॉइंट हो गए हैं मेटा टाइप के, जो फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। कुछ ज़रूरी हैं, कुछ एक ऐसे हैं जिनमें आपको ये समझना है कि वो ज़रूरी है, लेकिन वो रैंकिंग पे नहीं, क्वालिटी पे ज़रूरी हैं या सीटीआर गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए
अब आती है बात पेज की स्पीड। आपकी जो वेबसाइट है, वैसे तो पूरी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो पेज है वो भी इतना भारी नहीं होना चाहिए कि उसकी पता लगा स्पीड ही नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 फैक्टर हैं यहाँ पे, वो जो है मैटर करते हैं। पहला फैक्टर है कि पेज की जो लोडिंग है, जो एचटीएमएल के ये कोड में जो कोड है एचटीएमएल का, वो साफ होना चाहिए। उसके अंदर जो है कचरा नहीं होना चाहिए। कचरा कई बार कैसे होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं, जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, वो जो कोडिंग करते हैं वो कुछ स्टार स्टार लगा करके और वो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा कोडिंग लिख के छोड़ देते हैं जो उनके कोडिंग ये लगता है कि उनको वो बाद में काम आ सकती है। वो जो भी पेज या वेबसाइट डेवलप करते हैं, लेकिन वो वेबसाइट डेवलप होने के बाद भी उसको निकालते नहीं है, उसकी सफाई नहीं करते हैं। आप इसको इस तरीके से एग्जांपल से समझिए कि कोई कारपेंटर है, बढ़ई है, यानी कि कोई मेज बना रहा है, एक बढ़ई जो है, एक हाथी जो है वो मेज बना रहा है, और वो मेज बनाने के बाद उसकी बहुत सारी रंदा लगा करके छिलाई करता है, धुलाई करता है, बहुत कुछ उसके अंदर कटाई छटाई करता है। और कटाई छटाई करने के बाद उसमें थोड़ा बहुत जो खुरदरापन है वो भी दूर करने के लिए उसके ऊपर रंदे मारता है। तो जो फिर उसकी जो मेज की जो पूरी फिनिशिंग होती है, वो पूरी सफाई के साथ करता है। तो वही बात आती है यहाँ पे, इन जो कोडिंग है उसके अंदर जो कचरा, ये जो कचरा यहाँ पे वो निकालता है, बड़ा ही निकालता है एक टेबल के अराउंड बाइक का, कहीं पे कुछ उसका एक्स्ट्रा पार्ट उभरा हुआ है तो उसको काट छाट के करेगा, ठीक उसके ऊपर रंदा मारेगा। वही बात यहाँ पे आती है कि आपकी वेबसाइट के जो बढ़ई हैं, यानी कि जो डेवलपर हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि वो ऐसा कचरा जो है, ऐसा जो मतलब गंदगी बोल सकते हो उसको, आप उसको एक अस्वच्छ चीज बोल सकते हो, वो उसको नहीं छोड़ने देनी है। आपको ये चेक करके कंफर्म करना है कि उसमें से कोई कोड बचा है, क्योंकि जब गूगल आपके डॉक्यूमेंट को लोड करता है तो वो ये सारा कोड है ना, उसके थ्रू से उसको गुजरना पड़ता है। तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा, जो CSS फाइल्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती हैं, उनको भी आप बोलें कि इनको एक्सटर्नल लिंकिंग के साथ जोड़ें। कई डेवलपर क्या करते हैं कि हेडिंग सेक्शन के अंदर ही जावास्क्रिप्ट वगैरह डाल देते हैं, CSS डाल देते हैं, या नीचे बॉडी वाला जो सेक्शन है उसमें डाल देते हैं CSS वगैरह। सॉरी, CSS नहीं, नीचे वाले में तो खैर जावास्क्रिप्ट डलती हैं, बॉडी सेक्शन में तो CSS तो हेडिंग सेक्शन में ही डलती हैं, और हेडिंग सेक्शन के साथ में जावास्क्रिप्ट भी डलती हैं। तो उनको ये बोलो कि भाई हमारी जो भी ये फाइल हैं, इनको आप एक्सटर्नल लिंक दो, डॉक्यूमेंट के अंदर मत डेवलप करो इनको। तो ये पॉइंट होता है आपकी पेज की स्पीड को मेंटेन करवाने का। ऐसे ही आजकल गूगल का जो अपना ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, गूगल उसके तहत आपकी स्पीड नोट करता है। जब भी आपकी स्पीड जब भी आपकी वेबसाइट किसी भी टूल के ऊपर अपलोड होती है, तो जो गूगल का जो गूगल सर्च कंसोल टूल है, वो इस काम पे लगा होता है पीछे पीछे। वो ये देखता रहता है कि जो अलग अलग सिस्टम से जहाँ जहाँ आपकी वेबसाइट खुल रही है, वहाँ वो किस स्पीड के साथ खुल रही है। फास्ट है तो क्यों है, स्पीड स्लो है तो क्यों है। गूगल इतना ईमानदार है कि वो, अगर आपकी स्पीड नेटवर्क की वजह से स्लो है तो वो वाला रीजन नहीं पकड़ देगा। और अगर आपकी स्पीड आपकी अपनी वजह से स्लो है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे कचरा है, लोड है, भारी है आपका पेज, तो गूगल वो भी नोट कर लेगा कि ये इस वजह से हो रहा है। तो आगे जो बताया था ना पेज स्पीड, गूगल का टूल बताया था, गूगल पेज स्पीड इनसाइट वाला टूल, वो टूल एक एक चीज पढ़ लेता है। वो टूल ये भी पढ़ लेता है कि आपकी पेज पे कोई इमेज पड़ी है तो वो कितने साइज की पड़ी है। तो वो सारी चीज़ों के साथ कैलकुलेशन हो जाती है कि आपका पेज अगर फास्ट चल रहा है तो क्यों चल रहा है, और स्लो चल रहा है तो क्यों चल रहा है। ऐसे ही फिर आपको ये जो AMP है, एक्टिव मोबाइल पेजेस का जो वर्जन होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल का जो वर्जन है वो आप यूज़ करें और उसको ऑप्टिमाइज रखें। ये पेटेंट एंटिटी मैच है। यहाँ पे ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है USA की, इसके ऊपर कुछ वेबसाइट्स और कुछ पेटेंट्स के सिस्टम चलते हैं। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे लिस्टेड है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गूगल उसको कंसिडर करता है, उसको एक ऑथेंटिसिटी का एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होता है, अतिरिक्त लाभ जिसको बोलते हैं, वो गूगल उसको देता है। फिर आगे है ये रेलेवेंसी, जो रेलेवेंस है ना, ये जो कैनोनिकल है, इसमें क्या रहता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसके 2 लिंक क्रिएट हो गए, या एक कंटेंट ऐसा आ गया जिसके 2 कॉपी क्रिएट हो गई,
तो आपको क्या करना चाहिए कि जो पुरानी कॉपी है या तो उसको आप नई कॉपी पे वो कर दो, डायरेक्ट कर दो कि उसका ट्रैफिक जो है वो आपकी जो नई कॉपी है उस पे आएगा, या फिर उसको डिलीट कर दो। तो डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है ऑलरेडी, तो वो ट्रैफिक लॉस हो जाएगा आपका। अगर आपको डिलीट करोगे तो वो आपका ट्रैफिक छिन जाएगा। आपको वो ट्रैफिक मोड़ना है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके ऊपर ये एचटीएमएल कोडिंग में होता है, आपका डेवलपर या एसईओ जो एक्सपर्ट होता है वो ये चीज़ कर देगा कि भाई उससे उसको बोलो कि ये वाला टैग लगा दे। और ये टैग लगने से क्या होगा कि जब भी आपका वो पुराने वाला पेज पे कोई भी आएगा तो वो आप उसको वहां से बच के नए पेज पे ले जाएगा, और ऐसे आपका ट्रैफिक का नुकसान भी नहीं होगा पुराने पेज वाले का, और उसको नया पेज भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो आगे पॉइंट है जो आपका पेज का जो यूआरएल होता है, और उस यूआरएल की जो अथॉरिटी बनती है उसके अंदर क्या क्या फैक्टर जो है गूगल नोट करता है जब आपके पेज की वो रैंकिंग वगैरह करवाता है। तो पहला पॉइंट है कि W3C वैलिडेशन चाहिए। ये एक वेबसाइट है W3C की, जो HTML के एरर्स जो होते हैं उनके ऊपर आपको एक ऐसा वैलिडेशन टूल है जो टेस्ट करके देता है कि आपकी वेबसाइट परफेक्ट है, आपको कोई एरर नंबर नहीं है। तो ये आप जरूर ट्राई करवाएं। अगर आपने ये वैलिडेशन अपनी साइट के लिए करवा रखी है तो ये एक सिग्नल है क्वालिटी का, आपके गूगल रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी का पॉइंट है ये, तो इसको जरूर करवाएं। डोमेन अथॉरिटी ये है कि ये जंप करती है, बिल्कुल करती है। ये आपके पेज की जो अथॉरिटी है उसको ये बढ़ा देती है, और ये आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर आपको चलना चाहिए। तो आप उसको देखें और उसको करते रहें। अब आगे जो पॉइंट है वो ये है कि एक मिनट, एक कॉल आ गई, जस्ट एक मिनट। ये मैं चलता रहता हूँ। पेज रैंक की बात है आगे, नेक्स्ट पॉइंट। पेज रैंक का ये है कि पेज रैंक को डोमेन अथॉरिटी, पेज रैंक होता है 0 से 10 का, और जो अथॉरिटी होती है वो होती है 0 से 100 की। तो वो जो अथॉरिटी रहती है वो आप ये देखें, एक मिनट। सॉरी। तो ये जो पेज रैंक जो होता है उसमें 20 का और या 2 का अथॉरिटी की बात है, तो आपकी मिनिमम अथॉरिटी 20 की जो होनी चाहिए, और जो रैंक की बात है वो 2 की तो जरूर होनी चाहिए कम से कम। अगर इससे नीचे है तो फिर आप के ऑथेंटिसिटी को गूगल कंसिडर नहीं करता है। वो कंसिडर करना स्टार्ट तब करता है जब आप 20 से ऊपर जंप कर जाते हो। तो इसलिए आप उन चीज़ों को नोट करें और इस चीज़ को, अथॉरिटी को और पेज रैंक को सीरियसली लें, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके यूआरएल की जो लेंथ है वो गूगल की जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि जो पहले रैंक का यूआरएल होता है, गूगल की रिसर्च जो भी रिसर्चेज आती हैं उनमें जो पहला यूआरएल होगा उसको नोट करना कि उसके जो करेक्टर्स होंगे वो 15 से 17 के बीच में मिलेंगे। टॉप 10 के जो पेजेस हैं उनके जो करेक्टर्स हैं, उनकी जो लेंथ है यूआरएल की वो 30 करेक्टर तक मिलेगी। अब यूआरएल का जो पाथ है वो आपको, जो होम पेज है, होम पेज के बिल्कुल करीब रखना चाहिए। उसे आपकी जो वेबसाइट की जो एक ब्यूटी होती है वो अच्छी तरीके से नेविगेशन में हेल्प करती है, और यूजर को आपकी वेबसाइट पे एक फ्रेंडलीनेस नजर आती है। पार्क्ड जो डोमेन होते हैं वो कभी भी यूज मत करें, यानी कि खरीद के रखे हुए डोमेन जो है, खाली पड़े हुए डोमेन जो है वो आप किसी भी तरीके से अपनी रैंकिंग के और इंडेक्सिंग के लिए यूज ना करें, क्योंकि उनसे सिर्फ आपकी जो विजिबिलिटी होती है वो घटती है, उससे कुछ नहीं मिलता, और गूगल उनको 2011 से कंसिडर भी नहीं करता। कीवर्ड जो होते हैं वो यूआरएल में मैटर करते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यूआरएल जो स्ट्रिंग होती है, ये इसके अंदर क्या रहता है कि आ, आपने अपने जो यूआरएल की स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से बनाइए कि वो आपके थीम का जो है, आपका जो थीम है आपकी वेबसाइट का, उस थीम को जो दर्शाए वो, उस थीम के बारे में वो उसके ऊपर बताए कि ये किस चीज़ के ऊपर है ये चीज़ आपकी वेबसाइट। तो आपके स्ट्रिंग में ये चीज़ ध्यान रखें और इसको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये जो है गूगल के द्वारा पढ़े जाते हैं। अगला पॉइंट है कि पेज की एज। वेल, जितना पुराना पेज होगा वो उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी अच्छी बढ़ेगी। तो पुराने जो पेज होते हैं अगर वो रेगुलरली अपडेटेड हैं तो वो नए से नए पेजों को भी
आउट रैंक कर देते हैं, यानी कि कंपटीशन में उनको रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीट कर देते हैं। वर्डप्रेस के जो टैग होते हैं इनका भी यूज करें ग्रुपिंग के लिए, खासकर जो सिंगल टॉपिक्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग करें, उनको अलग अलग स्प्रेड ना करें, एक ही कैटेगरी के अंदर रखें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप वर्डप्रेस के जो टैग होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो ये हुए पेज लेवल के जो है टेक्निकल रैंकिंग फैक्टर, 17 हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हैं हम जो पेज लेवल सिमेंटिक रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर। टोटल है ये 29 और 4 ये कैटेगरी हैं। कंटेंट फ्रेशनेस की है, मोबाइल पेज की है, पेज कैटेगरी और यूजर एक्सपीरियंस की है, और पेज कंटेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्यू एंड क्यू फैक्टर्स हैं जो ये यहाँ पे जो है 17 फैक्टर्स। तो फ्रेशनेस का ये रहता है कि जो इमेज की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर आपके जो फाइल नेम है, एल्ट टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है, कैप्शन है, ये सारे के सारे अपडेटेड रखें आप, इनको फील्ड भी रखें। एक कैपिंग कंटेंट रिसेंसी का एक एल्गोरिदम होता है गूगल का, जिसके तहत गूगल क्या करता है कि जो पेज किस वक्त वो लास्ट टाइम अपडेट हुआ था, यानी कि पेज की जो अपडेट करने की जो डेट होती है उसको दर्शाता है वहाँ पे। तो इसको मैक्सिमम यूज़ करें। ये जब जो सर्च के रिजल्ट आते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे पेजेस पे आप नोट करेंगे कि उनके अंदर डेट लिखी होती है कि ये पेज कब का अपडेटेड है, तो ये आप यूज़ करें। जरूरी है ये चीज़ फ्रेशनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फ्रेशनेस जो है वो टॉप प्रायोरिटी फैक्टर है गूगल के लिए। अगला पॉइंट है मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ कंटेंट अपडेट्स का। ये पॉइंट ऑब्वियसली मैटर करता है अगर आपने कंटेंट को अपडेट कर रखा है तो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे करते हुए, रीऑर्डरिंग को अपडेट नहीं कहते। आपने कंटेंट में 2 पैरे ऊपर से नीचे कर दिए, नीचे से ऊपर कर दिए, ये अपडेट नहीं है। तो ये ऐसे करना, ये अपडेट नहीं है। अपडेट है कि आपने कुछ उसमें कंटेंट में ऐड किया है या उसमें से कुछ रिमूव किया है। हिस्टोरिकल पेज अपडेट है, आप इसको डेली बेसिस पे करो, वीकली पे करो, मंथली पे करो, वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग डिपेंड है, लेकिन आपके एक रूटीन सेट है, उस रूटीन सेट के हिसाब से अपडेट आप वेबसाइट पे जरूर डालें। मोबाइल पेज के अंदर है कि फ्रेंडली होना चाहिए। ये मोबाइल ये दो एक एल्गोरिदम है इनका गूगल का, जो 2015 में आया था, और ये जो है तो जो वेबसाइट्स हैं उनको स्मार्टफोन्स के ऊपर दिखाने की जो प्रायोरिटी है उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से तय करता है कि कौन सी वेबसाइट अच्छे से डिस्प्ले हो रही है मोबाइल फ़ोन के ऊपर। जो वेबसाइट अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रही है उसको मोबाइल गेटों का जो एल्गोरिदम है वो साइड में कर देता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि सिर्फ डेस्कटॉप पे ही नहीं, लैपटॉप पे ही नहीं, मोबाइल्स के ऊपर भी आपकी वेबसाइट जो है परफेक्टली डिस्प्ले होनी चाहिए। मोबाइल यूजेबिलिटी है, ऑब्वियसली मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स के तहत आप इसकी इंडेक्सिंग करवाएं। इसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा गूगल के अंदर, अगर आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका मोबाइल वर्जन है वो अगर इंडेक्स कर रखा है आपने तो वो आपको बेनिफिट देता है। हिडन जो कंटेंट है ये मत करें, जो भी कंटेंट है उसको पब्लिक रखें, एज इट इज रखें, ऐसे ऐसे कलर्स मत यूज करें जो आई कैचिंग ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। अगला है कि पेज कैटेगरी और जो यूजर एक्सपीरियंस है उसकी बात है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि जो ह्यूमन एडिटर्स होते हैं, जो गूगल के ऑफिस में बैठे होते हैं, वो लोग जो हैं वो आपकी रैंकिंग के जो रिव्यूज होते हैं, वो जो आपकी एडिटर्स शायद कुछ डिस्कनेक्टिंग हुआ है जूम की तरफ से। मैं एक बार जस्ट चेक कर लूँ कि ये सेम ही ऑडियो पे लाइव है या मुझे ये दोबारा से लाइव करनी पड़ेगी। आई थिंक सेम पे लाइव है ये, और हम इसके ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे है कि हम यहाँ बात कर रहे थे यूएक्स और जो यूजर एक्सपीरियंस है उन चीज़ों पे। ये एडिटर हो जाता। पेज कैटेगरी जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कैटेगराइजेशन होता है वो अच्छे तरीके से पेज जो फाइल अंडर रेलेवेंस कैटेगरी होनी चाहिए।
कि जब आप इंडेक्सिंग करते हैं तो उसकी कैटेगरी की डिफरेंस आती है कि कौन सी कैटेगरी का पेज है, वो एक पॉइंट काउंट होता है आपके रेलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रायोरिटी ऑफ पेज इन साइट मैप है पेज इन साइट मैप डॉट एक्सएमएल। जो आपके जो साइट मैप होते हैं गूगल के लिए, जो एक्सएमएल का वर्जन होता है आपके साइट मैप का, वो बहुत कॉन्फ़िगरेबल होता है और उसके अकॉर्डिंग गूगल आपकी वेबसाइट की स्टडी करता है, जानने की कोशिश करता है कि कौन से पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रायोरिटी हो गया है सिग्नल फ्रॉम अदर कीवर्ड पेज रैंक स्कोर। जो दूसरे कीवर्ड होते हैं जिनके ऊपर आपका पेज रैंक करता है, उनके ऊपर गूगल नजर रखता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो क्वालिटी है, उसकी जो वैल्यू है गूगल की आई में, वो नजरों में वो बढ़ती है। यूजर फ्रेंडली लेआउट होना चाहिए, ये तो एक तो बड़ा ही पुराना और ऑलरेडी अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। सबको इसको फॉलो करना होता है और आप इसको फॉलो करते रह सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपकी कंटेंट की जो क्वालिटी है और कंटेंट का जो क्वांटिटी है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने मैटर करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे पहला पॉइंट है कि उसकी जो लेंथ होती है कंटेंट की, वो आइडली 1446 शब्दों की होनी चाहिए। ये जो गूगल के सबसे जो टॉप 10 रिजल्ट होते हैं उनके अंदर ये पाया गया है एवरेज इनकी जो लेंथ होती है। टेबल जो है वो एक जो कंटेंट जो है वो एक टेबुलेटेड और टेबल फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि गूगल को अच्छी हेल्प मिलती है। कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो इतनी ही रखें जितनी ज़रूरी होती है, ना ज़्यादा करें ना कम करें, बैलेंस में रखें। एलएसआई कंटेंट है जो वो विकसित कीवर्ड में जो ये यूज़ करना ही करना चाहिए। उसके बाद पेज जो कवर है उसकी जो डेप्थ है, पेज की जो टॉपिक की जो डेप्थ है वो होनी चाहिए अच्छे से। यानी कि एक बार कोई आपके पेज के ऊपर पढ़ रहा है तो उसको ये लगना चाहिए कि आपके पेज को पढ़ने के बाद उसको किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, उसको जो चाहिए था वो वहाँ पे वो मिल गया। एक टूल होता है गूगल का ह्यूमिंग बर्ड का टूल होता है। ये जो टूल होता है ये चीज़ कैसे करता है कि आपका जो पेज है उसके अंदर कितनी जो आपकी भाषा है वो प्राकृतिक है और कितनी वो बनावटी है, या कितने उसके अंदर पक्के के कीवर्ड डाले गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आप जो है नेचुरल जो प्राकृतिक जो भाषा है वो यूज़ करें। शब्दों का ज़रा तोड़ मरोड़ ना खेलें। ज़्यादा खेलना मार्केटिंग के एक्सपर्ट तो अच्छा है, पर वो बोलते हैं ना कि अधिकतर किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो बुरी ही होती है। तो अति ना करें, बैलेंस में चलें। अगला जो पॉइंट है वो है डुप्लीकेट कंटेंट का। ये नहीं होना चाहिए। वो पीछे उसकी टैगिंग के बारे में बताया था। यहाँ पे ये पेज लेवल की रैंकिंग में पॉइंट है, तो ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये कंटेंट से रिलेटेड है। तो जो कंटेंट है उसमें डुप्लीकेशन मत आने दें। तो डुप्लीकेसी कई बार कॉपी पेस्ट जो करते हैं दूसरे की साइट से उठा करके अपनी साइट पर डाल दिया और फिर इसको कंटेंट को इंडेक्स करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये चीज़ें आपकी पकड़ी जाती हैं। अगर आपने कहीं किसी से कंटेंट कॉपी करके अपने यहाँ पे डाला है तो गूगल बहुत जल्दी पकड़ लेता है इसको, और ऐसी हरकतें जो है ना आपको गूगल से पेनलाइज भी करवा सकते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट बैन तक हो सकती है। कीवर्ड जो है उनकी जो प्रोमिनेंस है, यानी कि जो उनका प्रभाव है, उनकी जो घनत्व है, वो आप जो आपका लेख है उससे पहले 100 शब्दों में कोशिश करें कि मैक्सिमम अधिक से अधिक आपके जो कीवर्ड हैं वो उसमें आ जाएंगे। ग्रामर की, व्याकरण की और शब्दों की जो उच्चारण जो स्पेलिंग है उनकी मिस्टेक ना करें। उनको वो एक क्वालिटी चीज हो जाता है, अगर उसमें मिस्टेक है तो फिर वो आपके रेटिंग को इम्पैक्ट करता है। सिंडिकेटेड कंटेंट है, यानी कि ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। वही बात यहाँ पे आपको दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको डुप्लीकेट नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको कॉपी करके नहीं बनाना है, अपना ओरिजिनल बनाना है। समरी जो सप्लीमेंट्री जो कंटेंट होता है वो हेल्पफुल होता है आपके कॉन्टेक्स्ट के नेचर को, आपका जो सब्जेक्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके अंदर कुछ एक और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे करेंसी कन्वर्टर है, लोन इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, या इंटरेक्टिव रेसिपीज हैं। लेकिन लेकिन ये सब आपको अपने बिजनेस के इंटरेस्ट और उसकी जो टाइप है, उसका जो प्रकार है, उसका जो स्वभाव है, नेचर है, कौन से उसकी जो जनरेशन है, उसके हिसाब से आपको चीज़ करनी चाहिए। कंटेंट टैग जो टैग होते हैं उनके नीचे कंटेंट को हाइड ना करें, वो आपको अच्छा सिग्नल नहीं देगा गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीमीडिया जो साइट होती हैं, जो मल्टीमीडिया जो कंटेंट होता है उसमें उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो क्वांटिटी है वो मैटर करती है।
ये स्टडी में पाया गया है कि 98% जो पेजेस होते हैं गूगल के, उनके जो अंदर है 98% पेजेस के अंदर क्या रहता है कि गूगल जो है वो ये नोट करता है कि अगर किसी भी आर्टिकल में या किसी भी पेज पे मीडिया से रिलेटेड कुछ भी है, जैसे कि इमेज है, वीडियो है, इन्फोग्राफिक्स है, अगर ऐसा कुछ मटेरियल मिलता है तो गूगल उनको प्रायोरिटी देता है बजाय बाकी दूसरों के। और रीडिंग जो लेवल है, वो जो रीडिंग लेवल जो होता है वो आपका गूगल मेजर करता है कि ये किस लेवल की रीडिंग की कैपेसिटी है, इसके अंदर बेसिक है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है। तो आपको हमेशा एडवांस में ही रहने की कोशिश करनी है, तो तभी आपकी रैंकिंग बढ़िया बन पाएगी। रेफरेंसेस हैं सोर्सेज के अंदर जब कोई आप रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखते हो और उसके अंदर कुछ रेफरेंसेस के जरिए कुछ जानकारी डालते हो, तो वो जो रेफरेंसेस हैं वो बाकायदा उसके अंदर डालो, आर्टिकल के अंदर डालो और उसमें ईमानदारी बरतो कि मैंने ये जानकारी वहाँ से ली है। उसके ऊपर आप अपनी वो मत करें, अपने आप को पोस्ट मत माने कि मैंने अपने उससे क्रिएट कर दी, लेकिन आपने वो वाकई में पढ़ी नहीं और से होती है। ये चीज़ें पकड़ लेते हैं गूगल वाले, आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही फिर आगे जो बुलेट है, नंबर लिस्ट है, वो गूगल नोट करता है। ये भी रखें ध्यान में कि आप इसको अच्छे से करें। बुलेटिंग और नंबरिंग आपके आर्टिकल्स में, कंटेंट में जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पे प्रयोग करें, परंतु अंधाधुंध प्रयोग से बचें। गूगल आपके कंटेंट की यूजफुलनेस को दो तरीके से कैटेगराइज करता है। 17वां पॉइंट है कि आपकी जो कंटेंट है वो क्वालिटी का कंटेंट है और वो अगर प्रयोगात्मक है, यानी तो वो सहायक है, आपके जो रीडर्स हैं उनकी क्या सहायता कर सकता है, उस हिसाब से 2 पॉइंटों से आपकी कंटेंट की जो प्रयोगात्मकता है उसको चेक करता है। और क्वालिटी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी जो यूजफुलनेस है वो नहीं है तो क्वालिटी अकेली मैटर नहीं करती। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें कि क्वालिटी तो हो ही हो, साथ में उसकी यूजफुलनेस भी हो। तो ये हो गए हमारे पेज लेवल के सिलेक्टिंग रैंकिंग फैक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आ गए हैं साइट और सर्वर के फैक्टर्स के अंदर। साइट लेवल फैक्टर्स है, कुछ सर्वर लेवल फैक्टर्स हैं। इनमें पहला वही है कि भैया जो कंटेंट है वो आपका यूनिक होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट जो है वो एक ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से झलकनी चाहिए कि उसमें एक अपील हो कि ये स्पेसिफिकली जो है ऐसी-ऐसी फला-फला टॉपिक्स के लिए मशहूर है। यहाँ पे जो इन टॉपिक्स पे कंटेंट मिलेगा वो बढ़िया मिलेगा। कॉन्टैक्ट अस पेज है, उसके ऊपर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रखें, उसके ऊपर कुछ छुपाएँ मत। और इसको आपका जो व्यूइज जो वेबसाइट के ऊपर आप जो रजिस्ट्री में जानकारी देते हैं उसके साथ मैच करें इसको। अगर एक भी साइड पे कोई सी साइड के लिए अपडेटिंग नहीं है तो इसको अपडेट करते रहिए। डोमेन ट्रस्ट है, इसका जो ट्रस्ट रैंक रहता है वो मैटर करता है गूगल के लिए, तो ऑलवेज इस पे तो काम करें सदा के लिए कि वो आपका बढ़ता ही जाए, घटे नहीं। आपके जो मेन्यू होते हैं, जो मेन मेन्यू होते हैं वेबसाइट के, उनको सिलो आर्किटेक्चर तरीके से डेवलप करें, यानी कि थीम उनके अंदर डालें, कैटेगरी उनके अंदर डालें और अच्छे तरीके से कंटेंट को डेवलप करें। क्योंकि जो गूगल बोट होती हैं वो इसको ही रेफरेंस में रखती हैं, मेन मेन्यू वगैरह को, और उसमें वो जब झाँकती हैं तो अगर वो अच्छे तरीके से मैनेज्ड है, कैटेगराइज्ड है, तो वो उनको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को जल्दी से जल्दी न्यूनतम समय में समझने में। अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी जो है आपके अपडेट की, यानी कि आपके अपडेट की जो बारंबारता है वो कितनी होनी चाहिए। बारंबारता यही है कि आपको अपना सेट करना है, आपने हफ्ते में, महीने में कब क्या करना है वो आप देखें। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये जो है रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इतना आपको ये गूगल डोंट गिव अ साइट दैट प्रोड्यूसेस मोर कंटेंट एंड मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर्स। इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको इतना है कि आपकी एक चीज़ जो इंटरेस्ट देगी, जो प्रभाव देगी गूगल के ऊपर, वो ये देगी कि आप रेगुलर रहें, आप एक रूटीन में आप अपने आप काम को करते हैं और सिंसियर रहते हैं अपनी चीज़ों के प्रति, तो वो तो चीज़ें जरूर क्रिएट करेगी इंप्रेशन, लेकिन रैंकिंग में वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी अगर जब तक वो कंटेंट जो है वो क्वालिटेटिव और बढ़िया वाला कंटेंट नहीं है। तो खाली सिर्फ अपडेट मारने से काम नहीं चलता कि आप डेली वीकली जो भी अपडेट मार रहे हैं कंटेंट का, और लेकिन वो ज़्यादा कुछ क्वालिटी पॉइंट से बढ़िया नहीं है तो वो मैटर नहीं करेगा।
साइट मैप की बात है तो साइट मैप जो XML साइट मैप है वो मैटर करता है, लेकिन HTML मैप जो है वो HTTP पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं करता। HTML मैप जो है वो आपके यूजर्स को हेल्प करता है, उनको आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करता है, तो उससे उसके अंदर एक इमोशनल फैक्टर क्रिएट होता है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल की नज़र में अगर आपको लेना है तो आपको XML जो साइट मैप है वो अपडेटेड रखना चाहिए। आगे जो पॉइंट है वो है कि अप टाइम, यानी कि आपकी जो साइट है वो कभी भी डाउन नहीं जानी चाहिए, वो हमेशा अप ही रहनी चाहिए। लंबे टाइम के लिए अगर साइट डाउन चली गई तो वो फिर भी इंडेक्स भी हो जाती है, ये ध्यान रखा जाए इसके ऊपर। सर्वर लोकेशन जो है वो मैटर करती है। अगर आपका सर्वर जो है आपकी मार्केट के नियर बाई है, जिस मार्केट में आपकी वेबसाइट चलती है, तो वहाँ पे उसका प्रभाव पड़ता है, फिर आपकी वेबसाइट को वहाँ पे ऊपर लेके जाता है। इसमें आप CDN जो सर्वर्स होते हैं उनकी भी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं CDN को। वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं आपकी वेबसाइट का लोकली कंटेंट जो है वो फास्ट तरीके से डिस्प्ले करवाने में। SSL सर्टिफिकेट होता है, HTTPS जो HTTP और HTTPS दो चीज़ें आप पुट करेंगे URL के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास HTTPS का सर्टिफिकेट है, क्योंकि कई बार जब दो साइटें ऐसी नेक टाई का कंपटीशन हो जाता है दो साइटों के बीच में, नेक टू नेक टाई का जो हो जाती है, तो ये टाई ब्रेकिंग फैक्टर है। अगर बंदे को HTTPS दिखेगा तो वो उसको प्रेफर करेगा। और जो नीचे फुटर में जो पॉलिसी पेजेस होते हैं, प्राइवेसी का जो डॉक्यूमेंट होता है, डिस्क्लेमर होता है, GDPR का पेज होता है, या टर्म्स एंड कंडीशंस का होता है, ये आपकी वेबसाइट की ट्रस्टवर्दीनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो इनको हमेशा आपकी वेबसाइट पर जरूर रखें और एक सेंसिबल तरीके से रखें, फॉर्मेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना रखें। ये हो गई साइट लेवल के फैक्टर। अब सर्वर लेवल देख लेते हैं। कुछ डुप्लीकेट मेटा इन्फॉर्मेशन जो है अपनी साइट के ऊपर नहीं रहनी चाहिए, वो आपको हटानी है। अगर नहीं हटाई तो आप डाउन जाओगे। इन चीज़ों में आप आपके वेब डेवलपर की या आपके SEO एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। अगला पॉइंट है कि जो ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन होता है, आपने कई बार नोट किया होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं उसको हिंदी में। उस रेखा के ऊपर जो होता है आपको ये लिखा होता है कि आप यहाँ से होम पेज से यहाँ प्रोडक्ट पेज पे आए, प्रोडक्ट पेज से आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के सेक्शन में आए, इलेक्ट्रॉनिक से आप टीवी में गए, टीवी से आप सैमसंग के सेक्शन में गए। तो ये जो है ये हमेशा ट्राई करें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर हो। फिर आगे बात है मोबाइल जो ऑप्टिमाइज होता है, उसके अंदर यहाँ पे ये स्टडी की गई है कि जो हिटवाइज एक एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी, हिटवाइज ने पाया है कि 58% जो लोग होते हैं वो मोबाइल यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कितना जरूरी फैक्टर है कि जो 60% जो वेबसाइटें होती हैं वो मोबाइल फ़ोन से खुलती हैं, डेस्कटॉप वगैरह पे सिर्फ 42% है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन होनी। यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर अगर आपकी वीडियो है तो ये गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है, बजाय आपके अपने प्राइवेट चैनल पे अपना आपने वीडियो डाली हुई है, वहाँ पे इतनी मैटर नहीं करती वो रैंकिंग में, जितनी गूगल अपनी खुद के यूट्यूब चैनल की वीडियोस को प्रेफरेंस देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि आप यूट्यूब पे अपना चैनल जरूर रखें अपनी वेबसाइट का। नेक्स्ट है साइट की जो यूजेबिलिटी है, ऑब्वियसली उसकी नेविगेशन जो वो फ्रेंडली होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, साइट भारी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये चीज़ें आपका अगर साइट भारी होगी तो आपका जो बाउंस रेट है उसको बढ़ा देंगी, फ्रेंडलीनेस नहीं होगी तो उसका बाउंस रेट बढ़ा देंगी, और अगर फ्रेंडली होंगी तो वो घटा देंगी। आपकी वेबसाइट जो है गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल के टूल्स के साथ जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको इतना इनसाइट का जो डाटा है वो मिलता है, जिसकी हेल्प से आप ये भी पता कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो आप गूगल एनालिटिक्स से पता कर सकते हो। और आपकी वेबसाइट पे क्या क्या इशू आ रहे हैं वो आप गूगल सर्च कंसोल से पता कर सकते हो। आपको इनका दोनों का कोड आता है, वो कोड उठा के आपको अपनी वेबसाइट में डलवाना होता है आपके डेवलपर से या आपके SEO एक्सपर्ट से। तो वो डल जाएगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जो फिर आपको हेल्प करेंगी आपकी वेबसाइट की बढ़िया रैंकिंग मेंटेन करने में। और आगे फिर बात आती है कि यूजर जो रिव्यू होते हैं साइट रेपुटेशन के लिए, जो जैसे Yelp.com वगैरह की जो फेमस वेबसाइट्स हैं वो मैटर करती हैं, उनके ऊपर आप अच्छे से अपने रिव्यूज मेंटेन कीजिए, लेकिन ट्रिक्स मत खेलिए। ट्रिक्स खेलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे।
आगे आ गई बैकलिंक्स प्रोफाइल की बात आ गई है। ये सबसे बड़ा सेक्शन है, 54 इसके अंदर पॉइंट है। तो अब बात करते हैं बैकलिंक्स के अंदर। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा यहाँ पे और थोड़ा-सा देखते हैं कितना फास्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट है लेक्सिकल और कॉस्मेटिक सिग्नल्स, यानी कि जो यूआरएल होता है, चाहे वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर हो, फुटर में हो, साइड बार में हो, मेन्यू में हो, उसकी जो कॉस्मेटिक्स होती है, कॉस्मेटिक्स बोले तो उसका डिजाइन, उसकी लुक, उसके कलर, उसका कंटेंट, उसके अंदर वर्ड क्या लिखे हुए हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी गूगल कैच करता है एक एक यूआरएल के ऊपर। चाहे वो आपकी वेबसाइट के इंटरनल यूआरएल हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट के एक्सटर्नल यूआरएल हैं, चाहे वो एक्सटर्नल में दो कैटेगरी हैं कि एक तो इनबाउंड है और एक आउटबाउंड है। और इंटरनल है वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। और जो इनबाउंड होते हैं वो ये होते हैं कि जो दूसरी साइटों से आपकी साइट पे आ रहे हैं, और आउटबाउंड वो होते हैं जो आपकी साइट से दूसरी साइटों पे जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो लिंक्स होते हैं, इनका जो कॉस्मेटिक्स होता है, इनकी जो लेक्सिकलिटी बोल सकते हो, एक कंबाइंड वर्ड है जिसके अंदर ग्रामर भी आ गई, स्पेलिंग भी आ गई, चॉइस ऑफ वर्ड भी आ गई, सब कुछ आ गया। वो सब के ये 15 फैक्टर हैं, जिसके अंदर एंकर टेक्स्ट की बात की है, बढ़िया होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, एल्ट टैग इमेजेस के अंदर होना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, गेस्ट पोस्ट पोस्ट जो है मॉडरेटली मतलब एक मध्यम स्पीड से करनी चाहिए। नो फॉलो लिंक्स जो है वो ठीक है, उनको गूगल फॉलो नहीं करता, आप यूज़ करते हो, आपकी वजह हो सकती है, वो आपको देखना होता है, लेकिन गूगल उसको फॉलो नहीं करता। ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए कोई वेबसाइट पे। इंटरनल वेबसाइट का जो एंकर टेक्स्ट है वो क्लियर होना चाहिए। लिंक का जो टाइटल एट्रीब्यूशन है वो भी होना चाहिए। टाइटल एट्रीब्यूशन वो होता है जब आप किसी भी लिंक के ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक टेक्स्ट आएगा। वो टेक्स्ट अगर आपका एप्लीकेबल है आपके यूआरएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बड़ा अच्छे से होना चाहिए। और जो बैकलिंक्स हैं उनके अंदर कीवर्ड आपको ये चेक करना है कि आप ऐसे बैकलिंक्स जरूर लेके आएँ जो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अंदर वो कीवर्ड हों। फिर उसके बाद जो लिंक की लोकेशन है, आप हमेशा ट्राई करें कि साइड बार में या फुटर में लिंक ना डालें, हमेशा मेन कंटेंट में डालें। कोऑक्यूरेंस है, आप ऐसे सबक जरूर यूज करें जो आपके टॉपिक को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। लिंक की जो लोकेशन है वो हमेशा ध्यान रखें कि वो आपका जो लिंक है वो आपके शुरुआत के कंटेंट में ही हो। नीचे वाले कंटेंट में है तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है तो ठीक है, नहीं तो ट्राई करें कि उसको ऊपर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आएँ। टेमा डॉट org है, माइक्रो फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट टेम्पलेट होते हैं, कमेंट बॉक्स के होते हैं या कुछ और किसी टाइप के जो होते हैं वो यूज़ करें, और वो आपकी क्वालिटी दिखाएंगे और वो ज़रूरी भी है। वर्ड काउंट है, एवरेज जो है, ऐसी साइटों के साथ ही लिंक करें जहाँ से जो आर्टिकल्स हैं उनके बैकलिंक्स ही लें, जिनके अंदर कम से कम 1000 शब्दों का आर्टिकल जरूर होना चाहिए उनका। कॉन्टेक्चुअल होने चाहिए ऑब्वियसली, अगर आपके काम के नहीं है तो फिर क्यों लेने हैं, मत लें। सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक ना लें कि आपको लिंक चाहिए, अगर वो आपके बिजनेस के साथ मैच नहीं करते हैं तो मत लें। और साइड वाइड जो लिंक्स होते हैं, नीचे जो फुटर में लिंक होते हैं, पावर्ड बाय डलवाते हो, कई बार आप डालते हो भाई मेरी साइट का लिंक तेरी साइड में डाल ले, तेरी साइट का मेरी साइड में डाल ले, या पावर्ड बाय में जो डेवलपर डालता है वो डालता है, वो ठीक है, उसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, बट वो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं करता गूगल के लिए। तो ये है आगे फिर क्वांटिटी के जो सिग्नल्स हैं, क्वांटिटी रखो, अच्छी रखो, 8-9 फैक्टर हैं यहाँ पे, रखो लेकिन बढ़िया रखो, और सेंसिबल, यानी कि जिस कोई एक बोलते हैं ना कि मर्यादा जो होती है, अपने लिंक्स बनाने में मर्यादा रखो, ना ज़्यादा जाओ ना कम जाओ। और जो संदर्भ जो होता है, संदर्भ को कॉन्टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, संदर्भ उसको मत भूलो, संदर्भ होना चाहिए। अगर संदर्भ के साथ कंटेंट में जोड़ रहे हो तो फिर रहने दो, मत करो, क्योंकि पहली तो बात वो मैटर नहीं करेगा, और कई बार आप उसके चक्कर में गलत लिंक अपनी साइट पे ले आते हो, जिसकी वजह से फिर आपको बाद में पेनल्टी भी फेस करनी पड़ जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ये लिंक्स हैं इनके अंदर आप ये बात ध्यान रखें कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो संदर्भ के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती ही होनी चाहिए। आगे है इसके अंदर कि नंबर मैटर करते हैं, बस जैसे बता दिया कि भैया संदर्भ के हिसाब से चलाओ, इनबाउंड के हों, आउटबाउंड के हों, इंटरनल के हों, जिसके भी हों, उनके अंदर चीज़ें संदर्भ के हिसाब से चलनी चाहिए। और ज़्यादा मत आए, नहीं तो आपकी वेबसाइट को वो ब्लॉक भी मार देंगे। और
301 का रीडायरेक्ट यूज़ करें। 301 का रीडायरेक्ट जो होता है उसके अंदर क्या रहता है कि कई बार आपकी वेबसाइट का जो एक पेज है वो अगर डाउन है किसी भी वजह से, तो उसको कहीं दूसरी साइड दूसरे पेज पे आप रीडायरेक्ट कर लो, या उसी के टॉपिक पे ये रिडायरेक्शन दे सकते हो कि ये पेज जो था पहले पुराना पेज था जो डिलीट हो गया है और इसको अब नए पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है, तो वो आपको वो करना चाहिए। और ये जो आगे जो पॉइंट है कि आउटबाउंड जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, वही बात आ गई यहाँ पे। मेनली सारा का सारा क्वांटिटी पे फोकस है, तो क्वांटिटी के पॉइंट वजह से एक ही बात है, संदर्भ के हिसाब से लिंक नहीं हो गए, अंदाज होना चाहिए। अभी आ गए हैं बैकलिंक प्रोफाइल्स का जो आगे फैक्टर है क्वालिटी के। क्वालिटी के 30 फैक्टर हैं, और क्वालिटी की बात ये है कि जो एचयू डॉट और या फिर डॉट एचयू डॉट गॉव के जो लिंक होते हैं उस टाइप के लिंक आप यूज़ करेंगे दूसरे ग्रुप, उनमें ऑथेंटिसिटी बनती है। लिंक की जो अथॉरिटी है वो चेक करें, लेने से पहले डोमेन की चेक करें, उसके डोमेन की क्या अथॉरिटी है, मिनिमम 20 से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन 20 से ऊपर तो वो गूगल की नज़र में इसलिए होती है, गूगल कंसिडर ही 20 से करना स्टार्ट करता है। आप जब चूज कर रहे हैं तो मिनिमम 60 ही रखते हैं। जो 0 से 100 का स्केल होता है उसमें मिनिमम 60 से ऊपर की ही जो लिंक्स हैं उनकी जो रैंकिंग है उनकी ही आप बैक लिंक अपने साइट पे लाने की कोशिश करें, तभी आपकी क्वालिटी बनेगी। कंपटीटर्स हैं जो, उनका स्टडी करते रहें, उनको देखते रहें कि वो कौन से कीवर्ड्स के ऊपर जो है रैंक कर रहे हैं, और उनको आप अभी अगर उनके भी आप भी रैंक कर रहे हैं तो उससे आपकी वैल्यू बनती है। एक्सपेक्टेड जो वेबसाइट होती हैं, जो ब्रांड वेबसाइट होती हैं, कि इनके तो लिंक चाहिए चाहिए। आपके अपने 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 डोमेन के अकॉर्डिंग वो हो सकती हैं, बिजनेस डोमेन है, अगर उनसे आपको बैकलिंक मिल रहा है तो आप उसको जरूर लें। जैसे जर्नलिज्म के अंदर है, किसी को न्यूयॉर्क टाइम्स से अगर कोई लिंक मिल रहा है, और अगर आप इंडिया में हैं, आपको इंडिया में अगर एनडीटीवी जैसी वेबसाइट है, उनसे अगर आपको लिंक मिल रहे हैं आपकी साइट के लिए, तो जरूर लें उनको, क्योंकि वो एक ब्रांड है जर्नलिज्म के फील्ड में। अगर उनसे आपके बैकलिंक्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। ऐसे ही जैसे आगे फिर जो नेबरहुड है, आपके आस पड़ोस जो लिंक हैं उनमें ये चीज़ जरूर चेक करें कि जो बुरी वेबसाइटें हैं उनसे बचें, उनके लिंक ना लें ना, और ना उनको ना लिंक दें। ऐड के जो लिंक होते हैं वो मैटर नहीं करते गूगल की रैंकिंग के लिए। होम पेज की अथॉरिटी बना के रखें, सबसे पहले होम पेज बहुत जरूरी होता है। क्वालिटी रखें सारे के सारे, चाहे वो आउटबाउंड लिंक में एक सिंगल लिंक की क्वालिटी की बात हो या पूरे थीम की बात हो। थीम भी चेक करें एक वेबसाइट का, सिर्फ पेज की ही चीज़ चेक ना करें, उसका वेबसाइट का पूरा ओवरऑल थीम क्या है वो भी देखें, तो वो भी मैटर करता है यहाँ पे। और जो टीएलडी होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं, उनके अंदर आप वही कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं वो आप जरूर करें, क्योंकि जब लोकल सर्च की बात आती है तो ये चीज़ मैटर करती है गूगल के लिए, फिर वो आपको रैंकिंग में ऊपर लेके आता है। एफिलिएट लिंक से बचें, इनमें ज़्यादा दम नहीं होता है। और जो नेचुरल लिंक होते हैं, जो नेचुरल लिंक प्रोफाइल आपका दिखना चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और नेचुरल का मतलब है कि प्राकृतिक, खरीद फरोख्त वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से खरीद लिए और या फिर आपने किसी से वैसे ही अब कन्विंसिंग वे में बियॉन्ड द लिमिट जाकर की चीज़ें ले ली, वो मैटर नहीं करती यहाँ पे, वो इम्पैक्ट डालती है नेगेटिव। रेसिप्रोकल लिंक्स ले सकते हो, लेकिन इसको अवॉइड करो जब तक कि वो जस्टिफाइड ना हो। बताया जैसे कि कोई दो दोस्त हैं, उनकी वेबसाइट है, उनका अलग अलग बिजनेस है, मैच नहीं कर रही, सिर्फ दोस्ती के चक्कर में कि भैया एक लिंक तेरे पास हो जाएगा, एक लिंक मेरे पास हो जाएगा, आजा तेरे वाले का मेरे वाले का ऐड कर सकते हैं और मेरे वाले का तेरे वाले का ऐड कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है उसका, ये मत करें। ये जो दोस्ती है ना, ये वो बोलते हैं प्रोफेशनल जो लाइफ है और जो सोशल लाइफ है उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल अलग रहता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें यहाँ पे आपको मेंटेन करके रखनी है। अब पेज लेवल की जो रेलेवेंसी होती है, आपकी जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी चीज़ें होनी चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंग है तो उसकी ज़्यादा पावर रहेगी। लिंक्स की जो वेलोसिटी है वो इतनी नहीं होनी चाहिए कि एकदम से बढ़ जाए, अगर एकदम से बढ़ गई तो आपको अलर्ट आ जाएगा, आपको गूगल जो है सैंड बॉक्स में डाल देगा। सैंड बॉक्स के बारे में आगे बताऊंगा। हब पेजेस जो होते हैं उनको हब पेजेस बोलते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी क्रिएट हो जाती है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लिंक क्रिएट हो जाते हैं, जिनको ये मन रहता है कि भैया इस टॉपिक के ऊपर तो फलाने पेज पे जाओ सबसे बढ़िया है, उनके अगर आपको लिंक मिलते हैं तो वो चीज़ मैटर करती है। फिर आपकी जो लिंक्स आप जहाँ से ले रहे हो वो अथॉरिटी वेबसाइट्स होनी चाहिए, उन वेबसाइट की एक अथॉरिटी होनी चाहिए।
टॉक्सिक हैं इनकी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप विकिपीडिया के लिंक्स ले सकते हो अगर मिलते हैं तो, लेकिन वैसे मैटर नहीं करता रैंकिंग में विकिपीडिया। बैकलिंक की एज मैटर करती है, ज़्यादा पुराना है तो अच्छा है। अच्छा जी, लिंक्स जो रियल वेबसाइट्स हैं उनके ही होने चाहिए, फेक वेबसाइट्स के नहीं होने चाहिए। डोमेन एज मैटर करती है, अगर पुरानी है तो ज़्यादा पावरफुल है। डाइवर्सिटी रखो लिंक्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक साइट से आपने 10 लिंक ले लिए और बाकियों पे फोकस किया ही नहीं। एक साइट से एक लिंक भी काफ़ी है, और अगर आप 10 लिंक एक साइट से लेने की बजाय 10 लिंक अलग अलग वेबसाइट से लेंगे तो आपके जो प्रोफाइल है बैक लिंक का वो ज़्यादा बेटर होगा। यूजर जनरेटेड कंटेंट है उसके ऊपर ज़्यादा ना जाएं, उसको ज़्यादा इसमें इतनी जो है प्रेफरेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर दें कि जब आप एक ओरिजिनल जो कंटेंट की वेबसाइट है उससे आप जाके वो चीज़ें ले रहे हैं, तो जैसे wordpress.com है या किसी ने best.wordpress.com बना दी, आप इसका लिंक ना लें, आप इसका लिंक लें अगर मिल रहा है तो। यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है। लिंक्स का भी 301 ध्यान रखें, मैटर्स ने इसके अंदर बोला है, गूगल के ऑफिशियल हैं जो इसके अंदर बताते हैं कि 301 के जो लिंक होते हैं वो अच्छा लिंक यूज पास करते हैं अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है तो। ट्रस्ट रैंक है ऑब्वियसली, ये आपके वेबसाइट के अंदर से पास होना चाहिए, दिखना चाहिए। फोरम लिंक्स हैं, इनको ज़्यादा कंसिडर मत करो, ये ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, उनकी साइटों के लिंक ज़्यादा मत लो। क्वालिटी है लिंक जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, पुअरली जो लिखी साइटें हैं जिनका लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, उनको अवॉइड ही करो। या जो ट्विस्ट करते हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रामेबाजी जो करते हैं, जो होते कुछ और हैं दिखाते कुछ और हैं, उनको अवॉइड करो। आगे आती है बात ये अब यूजर इंटरेक्शन फैक्टर्स की, और यहाँ पे फिर ब्रांड लेवल के फैक्टर हैं। यूजर इंटरेक्शन का यही है कि आपकी वेबसाइट पर जो बंदा इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो जो भी यूआरएल आपकी साइट पे पड़े हुए हैं, जो भी लिंक्स आपकी साइट पे पड़े हुए हैं, या जो भी कंटेंट आपकी साइट पे पड़ा हुआ है, उसको उसे इंटरेक्ट करते वक्त कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उसको तकलीफ हो रही है ना, तो गूगल इसको कैच कर लेता है मिनटों में। आप ये मत मानिए कि गूगल इसको पढ़ेगा नहीं, इसको जानेगा नहीं, गूगल मिनटों में कैच कर लेता है। उसके पास एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन का जो एल्गोरिथम होता है वो गूगल को बता देता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो इंटरेक्शन लेवल है वो क्या है। आर्टिफिशियल एल्गोरिथम है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं उसको, उसका एल्गोरिथम है, वो मिनटों में कैच हो जाता है। ऑर्गेनिक सीटीआर अगर आपकी वेबसाइट को अच्छा है तो इसका मतलब गूगल में आपकी रैंकिंग बढ़िया बढ़ेगी। अगर आपका जो सीटीआर है वो ऑर्गेनिक तरीके से फॉर ऑल कीवर्ड्स है, एक कीवर्ड है तो उसके क्या है कि गूगल उसमें फिर आपको ये देख लेता है कि आपको इस वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है, इस कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट को लेके जाना है। अगर सभी कीवर्ड हैं, उनकी जो क्वालिटी स्कोर है कीवर्ड का जो, वो उसमें फिर हेल्प करता है एक बढ़िया आपको ऑर्गेनिक क्वालिटी स्कोर देने। तो यहाँ पे उससे इंटरेक्शन के जो सिग्नल्स हैं वो बेटर नज़र आते हैं और आपको इसमें रैंकिंग में हेल्प मिलती है। बाउंस रेट हमेशा कम रखें इसका, अगर आपने बाउंस रेट ज़्यादा हो गया तो वो गूगल रैंकिंग आपकी डाउन आएगी। अगर बाउंस रेट आपका कम है तो गूगल रैंकिंग में आपको हेल्प मिलेगी और वो आपको आपको दिखेगा। डायरेक्ट ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसका अच्छा है कि आप डायरेक्ट ट्रैफिक ले रहे हो और वो रखें अपनी साइट के ऊपर। रिपीट ट्रैफिक आ रहा है तो ये और भी बहुत बहुत अच्छी बात है। फोटो स्टेकिंग अगर आपकी वेबसाइट के साथ हो रही है, ये एक टाइप का बाउंसिंग है, लेकिन ये बाउंस जो है ये गूगल के उस पर चलता है, सर्च रिजल्ट्स के अंदर। एक चलता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आया पहले पेज से भाग गया तो वहाँ इसका मतलब हुआ कि वो बाउंस कर गया। एक चलता है कि गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर आपकी वेबसाइट टॉप पे नंबर 1 पे है लेकिन किसी ने क्लिक नहीं किया, बल्कि उसके नीचे वाले नंबर 2 वाले 3 4 5 6 7 8 वाले रिजल्ट को क्लिक किया, तो गूगल ये चीज़ नोट करता है कि इसने पहले लिंक को क्लिक नहीं किया। तो अगली बार वो गूगल क्या करेगा, आपके पेज को नीचे रखेगा, जिसको क्लिक किया उसको ऊपर ले आएगा। तो ये होती है पोगो स्टिक बाउंसिंग। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो ब्लॉक्ड वेबसाइट है उनके लिंक मत लो, और आपकी वेबसाइट खुद की ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। क्रोम जो बुकमार्क है वो काउंट करता है लोगों ने कितनी आपकी वेबसाइट को अपने गूगल क्रोम के अंदर बुकमार्क किया हुआ है, इसको गूगल काउंट करता है रैंकिंग में। ड्वेल टाइम जो होता है आपकी वेबसाइट पे कितना लोग टाइम स्पेंड करते हैं, गूगल इसको रैंकिंग फैक्टर में काउंट करता है। नंबर ऑफ कमेंट को काउंट करता है कि कितने बढ़िया अच्छे तरीके से कमेंट आ रहे हैं, इसको गूगल नोट करता है। तो ये है यूजर इंटरेक्शन के रैंकिंग फैक्टर्स। अब आते हैं ब्रांड लेवल के रैंकिंग फैक्टर्स।
ब्रांड लेवल के जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, इसके अंदर गूगल आपकी वेबसाइट को एज ए ब्रांड देखता है, उसकी एक वैल्यू देखता है, उसको ये नोट करता है कि आप कितना एक ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वेबसाइट को सेट कर पाए हैं गूगल के अंदर और इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर। तो उसमें आपका जो एंकर टेक्स्ट होता है, यानी कि आपका नाम है, आपकी कंपनी का नाम है, कंपनी के नाम से डायरेक्ट अगर सर्च हो रही है तो गूगल ये चीज़ नोट करता है कि ये बंदा एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि इसकी तो डायरेक्ट ही सर्च आ रही है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे सर्चेज के अंदर। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को इतना मेंटेन करें कि आपकी डायरेक्ट आपकी ब्रांड से ही आपकी वहाँ पे सर्चेज चल रही हैं। अगर आपकी सर्च किसी कीवर्ड के साथ आपकी ब्रांड जोड़ी जा रही है तो वो कीवर्ड आपके लिए आपकी रैंकिंग में आगे क्या रहेगा, फिर गूगल क्या करता है कि जब कोई सिंगल भी उन कीवर्ड को सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट को दिखाएगा, क्योंकि एक टाइम पे आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड के साथ एज ए ब्रांड जोड़ के सर्च की गई थी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। फेसबुक पे प्रोफाइल होना चाहिए, ट्विटर पे होना चाहिए, लिंक्डइन पे होना चाहिए, और ऑब्वियसली अपडेटेड और मेंटेन होने चाहिए। जो आप के जो राइटर्स हैं, जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई पोस्ट लिखते हैं तो ऑब्वियसली उनका पूरा पैराग्राफ टाइप का उनका बायो ऑथरशिप का जो है ना वो बायोग्राफिक डिटेल आपके आर्टिकल के नीचे रहना चाहिए। उससे आपकी ऑथर की भी ब्रांड बनती है, और ऑथर की ब्रांड जब आती है तो उसमें एक ऑथेंटिसिटी आपकी साइट के नाम की भी आती है। तो लेजिटिमेसी है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स की, वो आपको रखनी है। फेवरेबल्स हैं जो उनको आप इंटरेक्शंस के लिए क्या है कि ज़्यादा रखें, और फॉलोवर्स जो हैं वो भी हैं आपके पास तो अच्छी बात है। अगर लेकिन ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आपके पास 10,000 फॉलोवर्स हैं लेकिन उनमें कमेंट वहाँ पे सिर्फ 2 के ही आ रहे हैं, कोई 2 ही इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके पेज के साथ, तो वो एक बैड सिग्नल है। आपकी साइट के ऊपर इंटरेक्शन भी एक रीजनेबल वॉल्यूम में रहना चाहिए, सोशल मीडिया के अकाउंट स्पेशली जो आपके हैं उनके ऊपर। ब्रांड जो है आपकी जो टॉप स्टोरीज में मेंशन होती है, गूगल की जो सर्चेज के अंदर जो टॉप स्टोरीज आती हैं, अगर आपकी ब्रांड वहाँ पे मेंशन हो रही है तो ये आपके लिए एक पॉइंट है। और ये टॉप स्टोरी जो होती है ये सिर्फ गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है, ये आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी होती है। कई बार आपकी वेबसाइट पे बहुतों की वेबसाइट पे आप देखेंगे वहाँ पे न्यूज फीड चलता है, जिसके अंदर वेबसाइट के जो अपडेट्स होते हैं वो होम पेज से ही बंदों को मिल जाते हैं। ये फीचर आपको अपनी वेबसाइट पे रखना चाहिए, क्योंकि ये एक रैंकिंग फैक्टर में हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को सर्च करवाने में। आगे है अनलिंक्ड जो ब्रांड हैं, जो अनलिंक्ड ब्रांड मेंशन जो है, यानी कि ऐसी ब्रांड जो मेंशन तो हैं लेकिन उनके ऊपर लिंक नहीं है, यानी कि किसी ने आपका नाम मेंशन कर दिया कहीं पे और उसके ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक नहीं दिया, तो भी गूगल नोट करता है। तो ये चीज़ भी आप नोट करें कि अगर कोई आपको जस्ट ऐसे भी मेंशन कर रहा है तो वो चीज़ गूगल नोट करके काउंट करता है आपके लिए। और ब्रिक एंड मोर्टार का है कि भाई आपका अगर फिजिकल लोकेशन है आपके बिजनेस की तो वो गूगल को एज इट इज़ दिखाएं, गूगल मैप यूज़ करें, और उससे आपकी वेबसाइट में ऑथेंटिसिटी बढ़ती है और आपकी कॉन्सेंट्रेशन गूगल के लिए और वैल्यू एडिड हो जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले फैक्टर्स के ऊपर। ये आगे गूगल सर्च के एल्गोरिदम के फैक्टर्स, यानी कि जो गूगल के अंदर जो सर्च होती है वो उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनमें आपका क्या आप कैसे उसके अंदर प्ले कर पाते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च क्वेरी सिग्नल्स में कैटेगरी है यहाँ पे, और एक है यूजर टेस्ट के सिग्नल्स की। सर्च क्वेरी के अंदर यही है कि आप का अगर बिजनेस इस टाइप का है जैसे जर्नलिज्म का है तो आपकी जो फ्रेशनेस है वो मैटर करती है। क्वेरी के अंदर फ्रेशनेस जो चीज़ आएगी वो मैटर करती है, तो जो क्वेरी होती है वो न्यूज़ ओरिएंटेड है, तो गूगल फ्रेश और अपडेट कंटेंट को आगे बढ़ाएगा, उनके अंदर जरूर से जरूर बढ़ाएगा। तो ये आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से आप देखें कि जो फ्रेशनेस का जो फैक्टर है वो आपके लिए कितना मैटर करता है। डाइवर्सिज डिजन जो होता है, जो डाइवर्सिटी जो होती है वो, जो जब भी कोई क्वेरी आएगी किसी भी क्वेरी के अंदर क्या रहता है कि वो क्वेरी होती है एक, लेकिन उसके मीनिंग डाइवर्स हो जाते हैं, कई कई मीनिंग हो जाते हैं। जैसे WWF है, अब WWW जो ऐप है वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के लिए भी जाना जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए जाना जाता है। तो इसमें आप पाएंगे कि गूगल जो है तीनों के रिजल्ट दिखाएगा कंबाइंड एक उसके पेज के ऊपर।
तो अगर आप ऐसी किसी कैटेगरी में पढ़ते हैं, आपका जो बिजनेस है या आपकी जो वेबसाइट है वो किसी भी ऐसी कैटेगरी में है जिसके मल्टीपल मीनिंग है, तो ट्राई कीजिए उनसे डिफ्रेंशिएट करने की कैसे कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल क्वेरीज जो होती हैं, जो सर्चेज होती हैं, शॉपिंग रिलेटेड जो सर्चेज होती हैं, उनके अंदर एक खास चीज़ ये रहती है कि गूगल उसमें जो उनकी साइड बाई की जो क्वेरीज जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी दिखाता है। ये अगर मान लो भाई फ्लाइट बुकिंग की आपने क्वेरी सर्च करी, तो गूगल उसमें आपको फ्लाइट के जो टाइमिंग की, जो डिपार्चर्स की जो एक कह लें वेबसाइट वगैरह होती हैं, हो सकता है गूगल आपको कंबाइंड रिजल्ट में वो भी दिखाए। तो ये रहता है सर्च का जो पैटर्न होता है गूगल के एल्गोरिदम्स का, क्योंकि गूगल जानता है कि अगर आप शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टिकट बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीज़ें देख रहे हो, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप यही चीज़ चेक करोगे कि कौन सी फ्लाइट बुक करनी है, कौन से टाइम की करनी है। तो ये सेंस बनती है वहाँ पे कि साथ में ये चीज़ें गूगल दिखाए। नेक्स्ट है जो लोकल सर्चेज हैं, उनके अंदर ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है अगर आपकी वेबसाइट लोकल लेवल पे है। तो डोमेन डाइवर्सिटी जो है वो रहती है इसके अंदर। एक अपडेट है इसके अंदर की जो रेफरेंस लेता है इसके अंदर की बिग फुट अपडेट का एक एल्गोरिथम रहता है गूगल का, और वो जो डोमेन्स की जो डाइवर्सिटी होती है वो चेक करता है। टॉप स्टोरी जो है, जो टॉप स्टोरी टॉप्स है गूगल का, उसके अंदर अगर जो कीवर्ड हैं आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैचिंग में है, तो आपको वहाँ पे गूगल आपके वेबसाइट को ट्रिगर कर देगा, वहाँ पे उसको लॉन्च कर देगा। बिग ब्रांड प्रेफरेंस है, जो बिग ब्रांड होती हैं उनको सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर ऑटोमेटिक जो एक बूस्ट होता है वो गूगल देता है। शॉपिंग रिजल्ट का है इसके अंदर, जो ऑर्गेनिक सर्च हैं उनके अंदर आपको अगर आगे आना है, तो आपको अपना एक जो ऑथेंटिसिटी लेवल है वो अच्छे से मेंटेन करके रखना होता है। इमेज के जो रिजल्ट होते हैं वो नॉर्मली ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं, आप उनके अंदर भी आ सकते हो। आपकी अगर इमेजेस की आपने अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है, उनकी हेल्थ टैगिंग, उनकी जो टाइटल टैगिंग जो होती है, डिस्क्रिप्शन जो दी हुई है, कैप्शन जो दिए हुए हैं, जो टैग जो होते हैं एक इमेज के अराउंड भाई, तो अगर आपने वो प्रॉपरली फिल कर रखी है तो योर इमेज shall also be listing in that search in particularly। तो उसके बाद एक ये रहता है कि ईस्टर एग का जो रिजल्ट रहता है, इसमें कई बार क्या रहता है कि गूगल जो है हल्का फुल्का प्ले करता है कि वेबसाइट होगी, किसी ने कुछ गेम सर्च किया है और गेम सर्च करने के बाद कुछ पेज खुल गए हैं, तो गूगल वहाँ पे उसका प्ले गेम का बटन भी दिखा देगा साथ में। तो ये रहता है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज़ माइंड में रखें कि जब आप कुछ भी चीज़ गूगल में इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके की डाल रहे हैं जहाँ पे जैसे गेम है, वीडियो गेम, तो उसमें आप कोशिश करें कि जैसे ही गूगल आपकी साइट को कैच करेगा तो वो आपका प्ले गेम का बटन ढूंढेगा, तो वो चीज़ उसको मिलनी चाहिए यहाँ पर। सिंगल जो साइट होती हैं, कई बार क्या रहता है कि ब्रांड का अगर नेम है, जैसे एप्पल है, मान लो किसी ने एप्पल आईफोन को सर्च किया, तो आईफोन पे क्या करेगा वो एप्पल वालों की बहुत सारी साइटें दिखा देगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी ब्रांड है, उसकी बहुत वैरायटी है। तो ये रहता है कि जो जब भी कोई बड़ी ब्रांड गूगल के अंदर सर्च होगी, तो वहाँ पे ये कोशिश रहती है गूगल की कि बेस्ट ऑफ जो बेस्ट रिजल्ट हैं वो उसी वेबसाइट से दिखाए जाएँ, 4, 5, 6, 10 जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो दिखाता है। और एक रहता है स्पैमी जो क्वेरी होती हैं, पेड डे लोन अपडेट बोलते हैं इसको, जो गूगल का एल्गोरिथम है, ये स्पैमी जो क्वेरीज होती हैं उनको क्लीन अप करता है, और जो कंटेंट होता है उसको भी क्लीन करता है। तो आप स्पैमी मत खेलें, आप क्लियर कट बात करें। आगे है यूजर का जो टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो सिग्नल्स आते हैं वो यहाँ पे पॉइंट नोटेड है कि जैसे ब्राउजिंग की जो हिस्ट्री है, गूगल जो है आपके ब्राउजर की हिस्ट्री नोट करता है। तो कभी आपने नोट किया है, वेबसाइट है यूट्यूब की, वहाँ पे आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में आपने कभी ये चीज़ नोट करी होगी कि आपने जो कल परसों या हफ्ते पहले वीडियो देखी थी, जिन टॉपिक्स पे आपने वीडियो देखी थी, जब आप दोबारा यूट्यूब पे जाओगे तो गूगल आपको उसी से रिलेटेड और नई वीडियो सजेस्ट करता है कि रिकमेंडेड फॉर यू। तो ये गूगल आपका टेस्ट पढ़ता रहता है, वो जानता रहता है कि आपकी रुचि किस चीज़ में है। तो आप उसको वैसे तो ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो ऑन है तो गूगल आपको बताएगा ही बताएगा कि भाई तू ये भी देख ले, तूने पीछे ये देखी थी तो तू ये भी तेरे काम की हो सकती है। और इसी तरीके से गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री यूज करता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो गूगल पे, आपने गूगल पे क्या सर्च किया है, यूट्यूब पे क्या सर्च किया है,
तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर आपके रिजल्ट्स को वो प्रभावित करता है। तो ध्यान रखें दोनों चीज़ों का। जियो टारगेटिंग है, आपकी जो जियो लोकेशन है उसके हिसाब से भी गूगल आपके रिजल्ट्स की जो चीज़ें हैं वो वेरी करता रहता है। आपको वहाँ के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक के अराउंड है कि वहाँ की टॉप जो चीज़ें होती हैं वो दिखाता है। सेफ सर्च होनी अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ताकि आप जो अडल्ट जो कंटेंट होता है या जो क्रश जो वर्ड होते हैं, जो मतलब बट्ठा बैठाने वाले जो शब्द बोल सकते हो आप उनको, सब कुछ तोड़ फोड़ में कर देने वाले जो शब्द होते हैं उनको आप हटा दें, तो यहाँ पे आपको ये सेफ सर्च का ऑप्शन रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये आपका टेस्ट की बात है। फीचर्ड जो स्निपेट्स रहते हैं उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, और उस कॉम्बिनेशन में भी जब आप चीज़ें स्टडी करते हो तो ये आप जो वेबसाइट वाले हैं वो ऐसा कंटेंट ही डालें जो यूज़र के टेस्ट के हिसाब से हो। तो ये और गूगल प्लस का पहले अभी तो खैर गूगल प्लस चला गया है, पहले जब जो गूगल प्लस का एक फैक्टर रहता था, हालांकि इसके तहत जो डेटाबेस तैयार हो रखे हैं आज के दिन भी उनका एक रेफरेंस अभी भी चलता है, जो कि जो नया इसका जो नेटवर्क था वो डेवलप होना बंद हो रखा है, पर जो पुराने वाला है अगर आप वहाँ पे हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आगे है यूर मनी और यूर लाइफ के जो कीवर्ड होते हैं। यूर मनी और यूर लाइफ का मतलब है, यूर मनी हो गया ट्रांजेक्शनल वेबसाइट जहाँ पे आप पैसे का लेन देन करते हो, और लाइफ का मतलब हो गया कि जो चीज़ें आपकी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट करती हैं, जैसे हेल्थ केयर की वेबसाइट होती हैं, यानी कि स्वास्थ्य की, या लीगल कानूनी जो वेबसाइट होती हैं उनकी बात है यहाँ पे। तो उनका अगर आपका बिजनेस है या आपकी वेबसाइट उनसे रिलेटेड है तो आपको कंटेंट जो है उसकी क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है बाकियों की बजाय गूगल आपसे बहुत ऊंचे लेवल में जाके एक्सपेक्ट करता है। इतने ऊंचे में कि किसी ने आपकी वेबसाइट गूगल के थ्रू यूज करी है तो जिस विश्वास के साथ उसने यूज करी है वो विश्वास उसका बना रहना चाहिए। एक डीएमसीए कंपोनेंट होती है, अगर इसके अंदर आपकी वेबसाइट चली गई तो समझो आप फंस गए, आप डाउन रैंक कर दिए जाओगे। तो आप ट्राई करें कि जो डीएमसी होता है इसको बोलते हैं डिजिटल मिलेनियम, एक मिनट, डिजिटल मिलेनियम, यस इट इज देयर, या डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। तो कॉपीराइट जो है ना इसके बारे में अपनी वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें और कंसाइजली चीज़ों को मेंटेन करें। इसके बाद आगे आते हैं हम वेबसाइट के जो स्पैम फैक्टर्स हैं, लास्ट सेक्शन आ गया है ये हमारा। इसमें अब हम ऑन साइट जो स्पैमिंग होती है वेबसाइट के ऊपर, कोई हैकर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, कोई फेक कमेंट करके जा रहा है, कोई अडल्ट कमेंट करके जा रहा है, कोई गंदी भाषा की कमेंट करके जा रहा है, कोई अटैकिंग स्पैमिंग, कोई वायरस, कोई वायरल कुछ भी कर देता है आपकी वेबसाइट का। उन चीज़ों का दो तरह का फैक्टर होता है, एक ऑन साइट यानी कि जो आपकी वेबसाइट पे हो रहे हैं, जिनको आप डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर होकर देख रहे हैं, और एक वो है जो आउटसाइड यानी कि ऑफ साइट जो बाहर से अटैक हो रहे हैं। जैसे किसी ने आपकी साइट हैक करी है तो आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। आपको जो अननेचुरल इन्फ्लक्स है जो लिंक्स का वो नहीं लेना है, उसको अननेचुरल फोनी लिंक्स बोलते हैं इनको, यानी कि जो फुकरे टाइप के जो लिंक होते हैं उनको नहीं लेना है। पेंगुइन पेनल्टी लग जाएगी आपको अगर आपने बैड लिंक्स जो हैं अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा बढ़ा दिए बजाय इन कंपेरिजन ऑफ एंटायर साइट, तो आप पकड़े जाओगे। पेंगुइन एक पेनल्टी एल्गोरिथम है गूगल का, वो आपको कैच करके ब्लॉक कर देगा। ये चीज़ मत करें, जो लो क्वालिटी की लिंक्स हैं वो मत लें, ये ब्लैक हैट एसईओ प्रैक्टिस है, इसको मत लें। अनरिलेटेड वेबसाइट के लिंक मत लें, और जो अननेचुरल लिंक वार्निंग है, गूगल का जो सर्च कंसोल का टूल है उसके अंदर आपको अननेचुरल लिंक अगर आपने कोई भी वेबसाइट पे ऐड किया होगा तो वो आपको वार्निंग प्रोड्यूस करेगा। इसलिए गूगल सर्च कंसोल के टूल को अपनी वेबसाइट पे कनेक्टेड जरूर रखें, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसी ऐसी वार्निंग्स के बारे में गूगल का जो टूल है वो बताएगा। आगे जो लो क्वालिटी जो डायरेक्टली लिंक्स होते हैं उनको प्रेफर ना करें, विजेट लिंक्स ना लें, उनकी ज़रूरत नहीं है। जो पॉइजन एंकर टेक्स्ट होता है, ऐसा जो टेक्स्ट होता है जो जहरीला होता है, यानी कि जो आपकी मतलब भाषा का सत्यानाश कर देता है, ऐसे एंकर जो टेक्स्ट होते हैं उनसे बचें। अननेचुरल लिंकिंग, अगेन वही बात है, स्पाइकिंग वाली जो होती है वो भी मत करें, उसको भी मत लें, उसको भी छोड़ दें। आर्टिकल्स और जो प्रेस रिलीज होते हैं उनसे अगर लिंक ले रहे हैं तो उस लिंक की जो रैंकिंग है वो आपको, अगर एक मैनिपुलेटिव वे में है वो,
तो उसको आप अवॉइड करें, उसको मत लें। फिर उसके बाद है कि जो मैनुअल एक्शंस होते हैं गूगल के अंदर, जो एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, वो कई बार आपके वेबसाइट का जो सर्च कंसोल का जो अकाउंट होता है उसको मैनुअली चेक करते हैं। अगर वहाँ पे आपने रेगुलरली वो जो उन्होंने नोटिफिकेशंस दिए हैं, अगर वो आपने शो नहीं करे तो यू विल बी गॉन। उसके बाद लिंक्स की सेलिंग ना करें, सेल परचेज ना करें, खरीद के लिंक ना लें, और ज़्यादा लिंक एकदम ना डालें। अगर आपने एकदम से ज़्यादा लिंक डाल दी तो गूगल उठा के आपको सैंड बॉक्स में डाल देगा, रेट का डब्बा, कि भाई तू तो रेट हो गया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू चलता जाए। गूगल डांस करता है कई बार, आपकी जो रैंकिंग होती है उसको चेकिंग के लिए। कई बार आप नोट करेंगे कि भैया एकदम से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है ना वो ऊपर नीचे हो गई। वो इसलिए होती है क्योंकि जो गूगल के जो एल्गोरिथम होते हैं वो अपनी जो खुद की जो एल्गोरिथम है उसको टेस्ट करते हैं कि कहीं तुम्हारे ही साथ तो कुछ गेमिंग नहीं हो रही है, और उस गेमिंग को चेक करने के लिए गूगल डांस करता है। इसको गूगल डांस एल्गोरिथम बोलते हैं। डिसेबल जो टूल है उसको जरूर लें, उसका यूज जरूर करें, क्योंकि वो आपके एल्गोरिथम्स में अगर पेनल्टी लगी है तो उसको हटवाने में हेल्प करता है। आप रिक्वेस्ट जरूर करें अगर कोई आपको पेनल्टी लगी है तो रिकॉन्सिडरेशन का, गूगल को, वो आपको कई बार पेनल्टी उठा देते हैं आपके ऊपर से। और जो टेम्परेरी लिंक्स की जो स्कीम होती है, इनको इनसे बचें, ये ना क्रिएट करें, ना इनको किसी को रिकमेंड करें, क्योंकि ये आपको एक स्पैमिंग कैटेगरी में डाल देगा उठा के। ये थे ऑफ साइट के, और ये हैं ऑन साइट के। पांडा पेनल्टी होती है क्वालिटी, लो क्वालिटी जो वेबसाइट का कंटेंट है, फॉरम्स हैं, तो आपकी विजिबिलिटी जो है ना, पांडा जो होता है गूगल का जो एल्गोरिथम है वो आपको डाउन कर देगा। नेबरहुड में जो अगर लिंक बुरे लोगों के लिंक हैं, वो बोलते हैं ना कि बुरी संगत से बचना चाहिए, तो वो नियम यहाँ पे लागू होता है वेबसाइट के मामले में भी, रैंकिंग के मामले में भी। आपके आसपास भी कोई भी बुरी चीज़ आपको नहीं रखनी है। रिडायरेक्टरी है, जो रिडायरेक्ट है, आप जो स्टेल्थी टाइप के रिडायरेक्शन मत दें, ऐसे रिडायरेक्शन मत दें जो कंफ्यूज करते हैं इंसान को, और कहीं का कंटेंट कहीं दिख रहा है और बंदा कुछ एक्सपेक्ट करता है वो पहुंच नहीं हो रहता है। पॉपअप हैं, डिस्ट्रैक्टिंग जो ऐड हैं वो मत रखें वेबसाइट के ऊपर, ये बंदों को आपकी वेबसाइट पे दूर ले जाती है, फिर आती हैं। इंटरस्टिशियल जो पॉपअप्स हैं वो भी मतलब लें। इंटरस्टिशियल पॉपअप्स का मतलब है जो जिद्दी जो होते हैं, जिद्दी यानी कि बंदे ने क्लिक किया लेकिन वो फिर भी नहीं हट रहा वहां से, तो ये वाले मत डालें वहां पे कि आप अड़ गए हो कि नहीं मुझे तेरे को ये दिखाना ही दिखाना है, तुझे देखना ही देखना है। तो ये वाले डालोगे तो वो फिर दोबारा आपके घर पे आएगा ही। ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक ढंग की करें, ओवर ऑप्टिमाइजेशन में मत जाएं। कचरा कंटेंट, गिबरिश कंटेंट मत क्रिएट करें, डोरवे पेजेस मत यूज करें, डायरेक्ट पेजेस यूज करें। अब जो ऐड होती है वो अबूव द फोल्ड है, वहाँ पे कोशिश करें कि ज़्यादा ना रखें, और रखेंगे तो वो फिर वो पेनलाइज हो जाएंगे। अबूव द फोल्ड का मतलब होता है कि जैसे ही कोई वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर खुल रही है तो आपकी स्क्रीन पे उस वेबसाइट का जितना कंटेंट बाय डिफॉल्ट आ रहा है उसको अबूव द फोल्ड बोलते हैं। जब आप उस वेबसाइट को स्क्रॉल करके उसके नीचे वाले कंटेंट पे जाते हैं उसको बिलो द फोल्ड का कंटेंट बोलते हैं। तो कोशिश करें कि अबूव द फोल्ड में ऐड वगैरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ना रखी जाएँ। वैसे तो सारे पे ना रखी जाएँ, लेकिन अगर वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। एफिलिएट जो लिंक्स होते हैं इनको क्लोकिंग में मतलब वही कंफ्यूज करने के तरीके से आप ना लें। डायरेक्ट अगर है तो अच्छा है, नहीं तो उसको छोड़ दें। फ्रेड जो है एक गूगल का एल्गोरिथम होता है जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट ऑब्जर्व करता है, और वो ये चीज़ नोट करता है कि ये बंदा जो है सिर्फ रेवेन्यू कमाने पे फोकस कर रहा है, या ये वाकई में अपने यूजर्स को कुछ हेल्पफुल कंटेंट दे रहा है। अगर वो यूजफुल कंटेंट दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको वो फिर डी वैल्यू कर देगा, डिग्रेड कर देगा। एफिलिएट साइट्स के लिंक से बचें, ऑटो जनरेटेड कंटेंट ना क्रिएट करें, अपने खुद का कंटेंट क्रिएट करें। और जो स्ट्रक्चरिंग होती है पेजेस के अंदर, वो जो नो फॉलोइंग की होती है, आउटबाउंड लिंक्स के ऊपर जो चलती है, ये एक गेमिंग का सिग्नल दे देगी गूगल को कि ये बंदा गेमिंग कर रहा है, इसलिए जो स्ट्रक्चरिंग होती है वो मत करें। आईपी एड्रेस जो होते हैं, अगर वो ऐसे आईपी एड्रेसेस के साथ अपनी वेबसाइट की होस्टिंग ना रखें जो स्पैमिंग की कैटेगरी में आ रखे हैं। मेटा टैगिंग की स्पैमिंग, मेटा टैग जो होते हैं उनकी स्पैमिंग भी ना करें। स्पैमिंग मेटा टैगिंग टैग्स में ये रहती है कि आप क्लियर कट बात नहीं कर रहे होते और कुछ चीज़ों को कंफ्यूज वे में, कंफ्यूज लैंग्वेज में लिखते हो। तो ऐसे करके ये पूरे 204 जो फैक्टर्स हैं गूगल सर्च रैंकिंग के पूरे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। 204 में
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये 8 है। रेफरिंग डोमेन्स बढ़िया होनी चाहिए, ऑर्गेनिक सीटीआर आपका कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें। डोमेन की अथॉरिटी बढ़वाने का काम करना चाहिए। मोबाइल यूजेबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए। ड्वेल टाइम है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे टाइम कितना स्पेंड हो रहा है वो अच्छे से रहना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ जो बैकलिंक्स हैं वो बढ़िया तरीके से बढ़ने चाहिए, लेकिन बैलेंस में और सेंसिबल तरीके से। ऑब्वियसली कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए और ऑन पेजेस जो है आपकी वेबसाइट को टॉप का रहना चाहिए। ये कुछ एक जनरल फैक्टर्स हैं जो सर्च के रिलेटेड हैं कि भैया जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो पहला रैंक होता है पेज का, वो उसके अंदर 4 गुना लगभग 3.8, 4 ही मान लो, 4 गुना बैंक लिंक्स फालतू होते हैं बाकी के जो नीचे वाले लिंक होते हैं उनको देखते देखते हुए। ये गूगल कोशिश करता है, हालांकि ये एक बार वो मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन गूगल की कोशिश ये रहती है। और ऐसे ही कुछ एक फैक्टर्स और हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इन फैक्टर्स के अंदर से चलते हुए आज हम यहाँ पे कुछ एक एप्लीकेशंस हैं, ये कुछ रेफरेंसेज हैं जिनके थ्रू मैंने ये स्टडी करके ये प्रेजेंटेशन बनाई है। और इस तरीके से हम आगे हैं रैप अप राउंड पे। आपको प्रैक्टिसिंग के लिए चीज़ें करनी है, आप इसमें करते रहें अच्छे तरीके से और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए। और इसके बाद जो अगला लास्ट हमारा जो पॉइंट बचता है, ये अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए है तो आप मुझे मैसेज करें, ईमेल करें। और मेरी जो फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह के जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे ये वीडियो पड़ी रहती हैं, वहाँ पे भी आप कमेंट करके आप मुझसे चीज़ें मांग सकते हैं, ईमेल से मांग सकते हैं, लिंक मांग सकते हैं। क्वेश्चन आंसर कुछ आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, नहीं तो बाद में मेरी वीडियो जो होती हैं यूट्यूब पे भी, लिंक्डइन पे भी, हर जगह डालता हूँ मैं। तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन अगर कुछ करेंगे तो मैं रेगुलरली चेक करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको आपके सवालों का जवाब मैं ज़रूर दूँगा। आपको इन प्रेजेंटेशंस के ऊपर कुछ फीडबैक देना है, कुछ सजेशंस देने हैं तो मुझे ज़रूर दें, ये मेरे लिए आगे फ्यूचर में इन प्रेजेंटेशंस को और ज़्यादा बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। अब बात है कि अगले सेशन में हम किसके बारे में बात करेंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे वेब एनालिटिक्स का एक टूल है गूगल एनालिटिक्स। सिर्फ इस टूल पे बात करेंगे। पीछे वाले सेशन में हमने 5 टूल के ऊपर बात करी थी, एक कॉम्बिनेशन और एक कंबाइंड ओवरव्यू में। अब की बार बात करेंगे सिर्फ गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। तो इस तरीके से आज का सेशन पूरा होता है। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।